दरअसल टेलीविज़न की जब हम बात करते हैं या यहाँ पर जो पत्रकार हैं, आप में से कई लोगों ने प्रिंट का भी आपको अनुभव होगा कई लोगों को। और वो जो जिस ट्रांज़िशन की हम बात कर रहे थे अखबार से टीवी और टीवी से डिजिटल का, उसका अनुभव तो है ही आप में से ज़्यादातर लोगों को। ऐसे में उस दौर के लोगों के पास हार्ड ड्राइव नहीं होते थे, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, मेमोरी कार्ड नहीं होते थे, ये उनका मेमोरी कार्ड होता था। और हार्ड ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के नाम पर उनके पास न्यूज़पेपर्स और आर्टिकल्स जो अलग अलग मैगजीन्स में छपते थे, उनकी कटिंग होती थी, जिन्हें हम लोग अलग अलग लिफाफे में रखते थे। इंटरनेशनल अफेयर्स, राइट विंग, लेफ्ट विंग, स्पोर्ट्स, और मेरे ख्याल से आप सब ने ही वो दौर देखा है, यही आप सबका भी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव होता था। तो ऐसे में सलमान सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी, इतना लंबा अनुभव बीबीसी में और वो ट्रांजिशन का दौर जब टीवी सिर्फ टीवी नहीं रहा, रेडियो सिर्फ रेडियो पे नहीं सुना जाता था, एक मल्टी डायमेंशनल प्लेटफॉर्म आ गया। और अब आप जानते हैं कि अगर मैं रात को नींद में भी मोबाइल पर सिर्फ बोल दूं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, तो मुझे सारी जानकारी मिल जाएगी। तो वो जो हार्ड ड्राइव मैंने एक्सटर्नल इकट्ठा की थी अपनी मेहनत से, या जो मेमोरी कार्ड मेरे दिमाग में था, वो अब उतना कॉम्पिटिटिव नहीं है, क्योंकि आप एक कीवर्ड के माध्यम से सारी जानकारी निकाल लेते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ, कोई बहुत बड़ा चैलेंज जो आपको लगा कि यार ये क्या है, हमारे ज़माने में ये बेहतर होता था? हालांकि ऐसी बहुत सारी बातें होती है, और जब भी ट्रांजिशन का दौर आता है ये होता ही होता है। अखबार के लोग अभी भी अखबार की जो कार्यशैली है उसको बेहतर मानते हैं टेलीविज़न से। टेलीविज़न डिजिटल युग से पहले वाले टेलीविज़न जर्नलिज्म को बेहतर मानता है। लेकिन वो कोई बात जो आपको लगी हो कि ये वाकई में हमारे उसमें बेहतर था, अब इसकी कद्र नहीं है, कंटेंट की शायद अब कद्र नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। और ये बहुत ही अच्छी चर्चा की शुरुआत है। ये ऐसा हमारे दिल के करीब का ये टॉपिक है, क्योंकि जब मैंने जर्नलिज्म शुरू किया था लेट 80s में, तो उस वक्त हम जब न्यूज़ फाइल करते थे वो टेलीग्राम के थ्रू फाइल करते थे, और टेलेक्स बहुत बाद में आया। तो टेलीग्राम से फाइल करने के लिए वो जो टेलीग्राफिक ऑपरेटर होता था, तो उसको गुड ह्यूमर में रखना पड़ता था, चाय पिलाकर नाश्ता करा के, कि कब खबर आए। और वो मोबाइल का भी ज़माना नहीं था, एसटीडी के बूथ नहीं आए थे, ट्रंक कॉल बुक करके बात करनी पड़ती थी उस टाइम में, और लाइन में लगना पड़ता था। और वो ऑपरेटर जो है वो चिल्लाता था, ए दिल्ली दिल्ली लीजिए। तो वो एक उसमें रूम में जाते थे, वहाँ पे वो फ़ोन उठाते थे, वो करेक्ट करता था ऐसे डालकर। तो वो दौर था। और वो दौर ऐसा भी था कि जब इन्फॉर्मेशन के पहुंचने का जो सिलसिला था वो बड़ा चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि खबरें आती नहीं थी। कैसे आएंगी? ना मोबाइल का दौर था, टेलीफोन भी बहुत खुशकिस्मत लोग थे, जो बड़े लोग थे उनके यहाँ हुआ करता था, सबके यहाँ टेलीफोन भी नहीं था। और टेलीफोन के लिए भी पैरवी की जाती थी, जो पैरवी करता था उसके यहाँ वो लैंडलाइन लगती थी। तो इतना ये एक चैलेंजिंग दौर था कि एक इन्फॉर्मेशन का किसी जगह से आना, वो और फिर उस जगह पर उसको कंफर्म करने के लिए जाना, क्योंकि पहले तो हम लोग जब शुरू किए थे 300 रुपये की नौकरी थी महीने की, और एंटाइटलमेंट था नहीं गाड़ियों का। जैसे आज हम लोग गाड़ियाँ लेकर चले जाते हैं कि बड़ी गाड़ी एसयूवी है, एसी गाड़ी है, चले गए। उस टाइम में रिपोर्टर को एंटाइटलमेंट भी नहीं था। और एंटाइटलमेंट नहीं होने की वजह से क्या है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो भी बहुत सीमित थे। बस है, 2 ही बस चलती थी, तो या तो छत पे जगह मिलती थी तो उस पर सफ़र करते थे, या फिर जो है भीड़ में खड़े होकर जाना पड़ता था। ट्रेन का वही हाल था। तो इस तरह से वो बड़ा चुनौतीपूर्ण दौर था, लेकिन वो ट्रांजिशन आया। और हमारे हमसे 5 साल पहले या 6 साल पहले जिन लोगों ने पत्रकारिता शुरू की, हमारा एक ऐसा जो है जनरेशन है जिसने कई ट्रांजिशन के फेजेस देखे हैं। एक वो ट्रांजिशन हमने देखा कि जब अचानक से फिर वो फैक्स आया, वो एक रेवोल्यूशन था कि टाइप करते थे और फिर जाकर देते थे, तो वो फैक्स से चला जाता था ऑफिस। और उसके बाद वो टेलीप्रिंटर के बाद का दौर बता रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेट आया। तो इंटरनेट आया तो हम लोगों को आता ही नहीं था कि कैसे ऑपरेट करें, क्या करें, समझ में नहीं आया। हम तो कीबोर्ड को टाइपराइटर की तरह इस्तेमाल करते थे, अब उससे फाइल कैसे भेजना है वो भी पता नहीं था। तो ये जो हमारा जनरेशन और हमसे पहले के 5 साल के जो लोग जिन्होंने कैरियर शुरू किया, हमारे लिए ये अलग अलग फेज़ कैरियर में आए और हमेशा से एक चैलेंज बनकर वो खड़े हुए। और उसकी वजह से क्या हुआ कि लेकिन जो बेसिक बुनियाद, जब आपने हार्ड डिस्क की बात की और हार्ड ड्राइव की बात की, तो वो जो एथिक्स है, जो फार्मूला है, और जो बेसिक जो एक जर्नलिज्म का जो टेनेट्स है, वो उसकी फाउंडेशन है। फाउंडेशन जो है वो मजबूत कब होती है? जब आप आज का दौर है, मैं थोड़ा सा बात को यहाँ काट कर बताता हूँ कि आज का जो दौर है उसमें वो हमारा मुकाबला जो जर्नलिस्ट हैं, हम मतलब हमारा मुकाबला भी उनके साथ है जो रील या तो बना रहे हैं या देख रहे हैं।
30 सेकंड के, 60 सेकंड के, है ना। और उस 30 और 60 सेकंड में क्या होता है कि उसमें किसी भी एथिक्स का कोई कुछ नहीं, धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। कौन सी न्यूज़ की क्रेडिबिलिटी क्या है, कंफर्मेशन कौन करेगा, डिसइंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा एक समंदर है। उसमें एक जर्नलिस्ट को अपनी जगह बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो तब कर पाएगा उसको जब उसके फाउंडेशन, क्योंकि जब हमारी शुरुआत हुई, आप कहते हैं प्रिंट एक एक्चुअली एक किसी भी इमारत की जो एक नींव डाली जाती है, तो प्रिंट जो नींव है वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक तो उसमें पढ़ना लिखना, जो आज के दौर में क्या हो रहा है कि डिजिटल दौर में वो चीज़ें गायब होती जा रही हैं। मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ कि अभी पढ़ाई, बहुत ज़माना हो गया मुझे कि एक अच्छी किताब पढ़े हुए, तो ये जो पढ़ने की हैबिट ख़त्म होती जा रही है, ये उस वक्त में क्या था कि वो हमारी मजबूरी थी कि हमें दूसरे न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ते थे। सीआर ईरानी का कैविएट का कॉलम जो आता था फ्रंट पेज पे वीकली, वो काट के हम चिपका के रखते थे एक फाइल में, प्रैक्टिकल की जो फाइल होती थी उसमें चिपका के रखते थे। सोशल जो स्टोरीज आती थी, ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरीज आती थी, फाइनेंस की, इकोनॉमी की स्टोरी आती थी, उसको काट काट के हम चिपका कर रखते थे। वो हमारा हार्ड ड्राइव था और उससे हम रेफर करते थे, कभी भी न्यूज़ लिखने के लिए बैठते थे तो उसको पढ़ते थे। लेकिन अभी क्या हो गया कि वो चीज़ें गायब हो गई, पढ़ने का जो दौर है, पढ़ने का या रेफरेंस का, तो वो चीज़ें जो है वो मिसिंग है। और ये जो प्रिंट का जो फाउंडेशन था, ऐसा ही फाउंडेशन डिजिटल के एज में आएगा, ये तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरह का हम देखते हैं नॉन सीरियस, अब तो स्क्रिप्टेड वीडियोस का दौर आ गया है, उससे भी 2 हाथ आगे चले गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो आप मेरा कुछ भी बना दीजिए फोटो, मैं आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ भोपाल में भारत भवन में, आप अभी कोई बना देगा जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की महारत हासिल है, वो मेरा न्यूयॉर्क में और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के साथ भी बना सकता है। तो अब तो ये दौर है, तो इसलिए ऑथेंटिसिटी वीडियोस की, ऑथेंटिसिटी कंटेंट की, कौवा कान ले गया, लोग कौवे के पीछे दौड़ गए। जर्नलिज्म जो है ये हमेशा बेसिक सिखाया है कि कौवा अगर कान ले गया तो भाई एक स्टेप पीछे, पहले कान तो देख लो कि कान है या नहीं। हम सब कौवे के पीछे दौड़ रहे हैं। दिस इज व्हाट डिजिटल जर्नलिज्म हैज बिकम, कि कौवे के पीछे दौड़ लगा रहे हैं लोग, कंफर्म नहीं, कोई भी इंसिडेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अब क्या है कि उसमें कंपटीशन है, हिट और मिस। क्या अब हमने पहले ब्रेकिंग कर दी तो साहब हमको नंबर आएंगे, पेज व्यूज आएंगे। तो ये जो व्यूज का जो खेल है, ये व्यूज का जो दौर है, अब क्या है कि इसमें आपने जो टेलीविजन की बात कही, टेलीविजन के सामने सबसे बड़ा संकट इसी से खड़ा हुआ है, क्योंकि अब टेलीविजन के 205 चैनल्स बंद हुए पिछले 2021 से, और इस साल तक जो है, पिछले साल और इस साल में 50 चैनलों ने अपना जो है लाइसेंस सरेंडर किया। कैसे compete करेगा कोई मिस इन्फॉर्मेशन के दौर में, जहाँ पे डॉक्टर्ड वीडियोस चल सकते हैं, वहाँ पर एक सीरियस कंटेंट जर्नलिज्म एक्चुअली चाहिए भी नहीं लोगों को। वो उस तरह की सोच, उस तरह का वो कि जो फॉरवर्ड्स पे लोग काम कर रहे हैं कि मेरे फैमिली ग्रुप का फॉरवर्ड आ रहा है, मेरे दोस्तों के ग्रुप का फॉरवर्ड आ रहा है, मैं उसको सच मानकर जो है ये वाकई में आपने सलमान सर एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू रेस किया है। पहले अखबार की बात करें तो वो पत्रकार होते थे, वो दौर था, और आज से मेरे ख्याल से 5 साल पहले भी वो दौर था जब कोई बच्चा घर में पैदा होता था तो हमारे यहाँ अब तब तक नहीं बोला जाता था कि ये बड़ा होकर पत्रकार बनेगा। अब शायद बोला जाने लगा होगा, तभी भी वही मेंटालिटी थी कि बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, ये बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, या ब्यूरोक्रेट बनेगा, या नेता भी बनेगा, लेकिन पत्रकार कोई अपने बच्चे को बनता हुआ नहीं देखना चाहते थे। तो जो बने वो अपने पैशन से बने। टेलीविज़न के दौर में भले ही वो ग्लैमर ने उनको अट्रैक्ट किया हो, लेकिन वो टिके रहे अपनी कैपेबिलिटी के दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर। लेकिन अब जैसा कि सलमान सर ने कहा कि आपकी लड़ाई सबसे है, क्योंकि हर वो एक इंसान पत्रकार हो गया है जिसके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है। वो पत्रकारिता जानता है, समझता है, ये कोई बड़ा प्रश्न नहीं है। न्यूज़ सेंस है या नहीं, न्यूज़ एंकल निकाल सकता है या नहीं, ये प्रश्न नहीं है। और रिसीविंग एंड पे भी हम ही हैं, क्योंकि हमको हर तरह की खबर चाहिए, तो ये एक बड़ा चैलेंज है। ब्रजेश साहब से मैं जानना चाहूँगी, हमने आपको देखा है, और जब मैं स्टूडेंट भी थी तब भी आप यूनिवर्सिटी आते थे एज अ मेंटोर। एक बहुत लंबा एसोसिएशन आपका स्टार न्यूज़, और बाद में वही एबीपी हो गया। मेरे ख्याल से 22-23 साल का एसोसिएशन रहा होगा। इतनी लंबी तो आजकल शादियां भी नहीं टिकती, और वाकई में टेलीविज़न में एक इतनी लंबी पारी निभाना, क्योंकि वो प्रेशर तो रहता ही है। तो वो एक दौर जब आपको ये कहा जाता था कि कैमरा भी आपकी जिम्मेदारी है, कैमरामैन भी आपकी जिम्मेदारी है, ट्राइपॉड भी उठाना पड़ सकता है, और वहाँ से लेकर मोजो का दौर, क्योंकि आपने मोजो में बहुत रिपोर्टिंग्स की हैं, और अब यहाँ पर जब आपने विस्तार दिया, विस्तार न्यूज़ को, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। रीजनल चैनल्स में जिन्होंने भी काम किया है वो जानते हैं कितना मुश्किल होता है उसको इतने कम समय में इस्टेब्लिश कर पाना। तो
कोई एक चीज़ जो आपको अभी भी बहुत, जिसमें आप घुल मिल नहीं पाए हैं डिजिटल के इस युग में, कि ये अभी भी नहीं हो पा रहा है इतने लंबे एक्सपीरियंस के बाद भी? थैंक यू संयुक्ता। और सबसे पहले तो मैं इस अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के इस आयोजन के लिए बधाई दूंगा माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय संस्थान के कुलपति और तमाम हमारे जितने साथी शिक्षक हैं कि इस खास मौके पे इतना सब बढ़िया आयोजन किया है और सबको याद किया है। हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे हो रहे हैं और उसमें आप टेलीविज़न को भी याद कर रहे हैं। तो और बहुत बड़ा चैलेंज की बात जो टॉपिक है वो तो है ही कि इस समय पूरी दुनिया जूझ रही है डिजिटल से। मुझे याद है हम लोग जब अखबारों में काम करते थे तो उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया था, तो हमारे सीनियर कहते थे यार तुम्हारी जगह तो वहाँ है, वहाँ जाओ। तो वहाँ हम लोग को दौड़ा दिया गया। अब वहाँ दौड़ के हम लोग जब आ गए तो लगता है कि अब ये जो नया मीडिया आया है डिजिटल मीडिया, इससे कैसे कॉम्पीट करें, क्योंकि इसमें सब कुछ है। इसमें बहुत तेज़ी है, इसमें बहुत सहजता है, सुलभता है, कुछ बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करने आपको, एक मोबाइल आपका सारा काम कर देता है। और जिसके पास भी एक माखनलाल का एक प्रोग्राम ही हुआ था, उसमें उमेश उपाध्याय जी आए थे, तो उन्होंने कहा था कि आप एक फ़ोटो खींचिए और उसको अपलोड करिए, आप जर्नलिस्ट हो गए। तो उन्होंने बताया था कि अब कुछ हज़ार लोग बचे हैं और कुछ करोड़ पत्रकार हो गए हैं, तो हर आदमी पत्रकार है। एलन मस्क ने तो कहा है कि जो भी उसको ट्विटर यूज़ करता है वो मीडिया है। तो मीडिया की परिभाषा ही बदल गई है, हर आदमी पत्रकार है और हर आदमी अपने आप को व्यक्त कर रहा है और नए नए तरीके से व्यक्त कर रहा है। दूसरी कमी ये भी आई है कि हर आदमी, हम सब लोग जो पुराने लोग हैं, खबरों को लेके बहुत सोचते समझते थे। हम लोग की अपब्रिंगिंग ऐसी हुई, अखबारों में काम किया है, बहुत कठिन हालातों में काम किया है। टीवी आया तो टीवी में बहुत सारे दौर को बदलते देखा है। मैंने उस दौर में टीवी में भी काम किया है जब दूरदर्शन में हम लोग अपना प्रोग्राम प्रीव्यू करवाने जाते थे। ये आज तक भी वहाँ प्रीव्यू होता था, जो एनडीटीवी का जो न्यूज़ आवर होता था वो प्रीव्यू होता था, उसको देखा जाता था, उसकी लाइनें काटी जाती थी और उसके बाद फिर वो ऑन एयर होता था। तो एक वो दौर भी था। फिर प्राइवेट चैनल्स आए और फिर अपने खुद के चैनल आ गए। तो इतना बदलाव आया है कि जिसको जो मर्जी में सब कुछ कर रहा है। मगर एक बड़ा बदलाव मैं जो देख रहा हूँ वो है कि लोग अपनी, पहले खबर होती थी, खबर वो जैसी भी होती थी खबर होती थी, मगर अब लोगों की पसंद है कि मुझे अपने टाइप की खबर चाहिए, जैसा मैं चाहता हूँ मुझे वैसी खबर चाहिए। और ये सोशल मीडिया, कहने को सोशल मीडिया है मगर ये आपको बहुत अनसोशल बना देता है, क्योंकि ये आपको अपने तरीके के लोगों से घेर देता है। तो जिससे आप दुनिया या समाज या और जगह जो कुछ हो रहा है, घट रहा है, लोग सोच रहे हैं, उसके बारे में जान ही नहीं पाते। आप एक ऐसे बबल में फंस जाते हो, आपको लगता है जैसा आप सोच रहे हैं दुनिया वैसा सोच रही है, कितनी अच्छी बात है। तो एक सोशल मीडिया का बहुत डिसएडवांटेज है, कहने को सोशल है मगर बहुत अनसोशल बनाता। आप अपने आप में फूलते रहेंगे कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मेरे जैसा बहुत लोग सोच रहे हैं। तो लोगों की अब पसंद हो गई कि मैं अपनी जैसी न्यूज़ देखना चाहता हूँ। अपनी न्यूज़ मतलब वो जैसा चाहता है, चाहे उसमें भाजपा, कांग्रेस, अपनी विचारधारा, अपने कलेवर, अपना धर्म, अपना संप्रदाय, तो उस तरीके की न्यूज़ वो ढूंढता रहता है और उसको वैसी न्यूज़ मिलती है। तो अब रही बात हम टीवी चैनल चलाने वालों की, जो इतने सारे संसाधनों के साथ, इतने बड़े खर्चे के साथ जो चैनल चला रहे हैं, और उसका मुकाबला उन छोटे छोटे यूट्यूबर्स से है या मोबाइल रखे लोगों से है कि जो कुछ भी अपलोड कर देते हैं और आदमी को तेज़ी चाहिए। जैसे अभी जबलपुर में जो बरगी डैम का इंसिडेंस हुआ था, बहुत बुरा हुआ, तो उसमें एक खबर आई कि एक महिला अपने बच्चे के साथ, उसने अपने बच्चे को अपनी लाइफ जैकेट पहना दी थी। जैसे ये खबर टीवी पे चली, लोगों ने फटाक से उस पर एक फ़ोटो आने लगी कि महिला का शरीर उतर आ रहा है पानी में, अपने बच्चे को ऐसे लिए हुए है। हम लोग देख के हैरान रह गए कि उस पूरे जो घटना को देख रहे थे कि वहाँ कहीं ऐसा काला पानी नहीं था, कहीं ऐसे फूल नहीं पड़े हुए थे, मगर एआई ने फ़ोटो जनरेट करके दे दी और हमारे चैनल वाले, हम सब लोग उसको चलाने भी लगे। और फिर धीरे धीरे बात सामने आई कि नहीं, तो एआई जनरेटेड फ़ोटो है, असली फ़ोटो ये है जो 1 घंटे बाद आई, मगर उस 1 घंटे बाद भी वो खबर देश दुनिया में वायरल हो गई। तो ये जो जिस तरीके से सच्चे झूठे का जो फ़र्क मिटा है, पहले सलमान साहब बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं, बीबीसी में कई अरसे तक काम किया है, तो हम लोग खबर पहले रोक लेते थे जब तक कंफर्म नहीं होता था। हम लोग को कहा जाता था कि जहाँ भी आपको डाउट हो वो खबर को जस्ट लीव इट, उसको बाद में बात करेंगे। मगर अब डाउट का तो सवाल ही नहीं है, हम जो सोच रहे हैं हम वैसी खबर चला रहे हैं। तो ये बड़ा बदलाव आ गया है, लोग अपनी ऐसी खबर देखना चाहते हैं, उसमें सच झूठ का कोई फ़र्क नहीं है। अब बस बची है थोड़ी बहुत विश्वसनीयता, यदि सामने वाले माने तो। हम पुराने लोग हैं, अपने समय में लंबा काम किया हुआ है, यदि हम लोगों की क्रेडिबिलिटी है, अनुराग का यदि कोई कहानी देखता है तो सिर्फ अनुराग के वॉइस ओवर के लिए देखता है, अनुराग के कंटेंट के लिए देखता है, तो आके रुक जाता है। मगर अब अनुराग की लंबी स्टोरी नहीं चाहिए उनको चाहिए वही कि रील वाली कहानियाँ। तो उस रील वाली कहानियों से यदि हम लोग निपट पाएंगे
तो उस क्रेडिबिलिटी से ही निपट पाएंगे कि नहीं ये भरोसे का चेहरा है, इसकी न्यूज़ देखना चाहिए। यदि उस क्रेडिबिलिटी को मानी जाएगी और हम लोग अपनी क्रेडिबिलिटी को जितना लंबा कैरी कर ले जाए, जैसे आपने कहा कि मुझे 22 साल एबीपी में हो गए, जहाँ रोज़ सुबह उठते ही पूछा जाता था आज क्या खबर है, और शाम होते होते पूछा जाता था कल क्या करोगे। तो ये कितनी डिफ़िकल्ट जॉब है। आप सोचिए कि आज सुबह उठे, आपने चाय पी है, अखबार पूछे और आपसे पूछा जा रहा आज क्या करोगे, क्या खबर है। अरे हम तो अभी उठे ही हैं भाई, और रात में जब आप दिन ख़त्म कर रहे हो तो पूछा जा रहा कल क्या करोगे। तो जो टीवी है आपको रात दिन परेशान करता रहता है, मगर उसके बाद भी एक जुनून जो होता है, जो रवि साहब बता रहे थे, तो उस जुनून के दम पे हम लोगों ने इतनी लंबी लंबी पारी खेल ली है, मगर और आगे भी खेलते रहेंगे, आप लोगों का भरोसा रहेगा। तो थैंक यू। बबल की आपने बात की ब्रजेश सर, और आपने बार बार अनुराग सर का जिक्र भी किया, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ये देख के कि अनुराग सर पेपर पर पेन से कुछ लिख रहे हैं। आजकल ऐसा बहुत दुर्लभ देखने को मिलता है, कोई एग्ज़ाम देता है तभी पेन ढूंढता है, पेपर ढूंढता है। तो ये बात अच्छी है, और शायद यही वजह है कि प्रिंट या टेलीविज़न में रहकर आप डिजिटल युग में एंटर हो रहे हैं, इसलिए अभी भी पेपर और पेन जो है ये एक पत्रकार की निशानी बनी हुई है। एक बबल का जिक्र ब्रजेश सर ने किया, इस बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगी अनुराग सर आपसे। हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं कई बार जब नई चीज़ें आती हैं। हम सब जानते हैं बदलाव जो है वो सबसे एक स्थायी नियम है प्रकृति का, लेकिन इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाते। शायद और 20 साल बाद हमको ये ज़माना बहुत अच्छा लगेगा, और उस वक्त जो घट रहा होगा उसको लेकर हम इस तरह से बैठकर उस पर डिबेट करेंगे। तो अगर थोड़ा सा मैं एक अच्छा पक्ष देखूँ, एक वीडियो जो बहुत वायरल हुआ, आपने उसको उतना वायरल नहीं किया जितना उसको लोगों ने वायरल किया, और पत्रकारों ने वायरल किया उसको, राजनेताओं ने वायरल किया, आम लोगों ने वायरल किया। आज से 15 साल पहले अगर इस तरह की घटना होती, जो मुझे लगता है होती होगी फील्ड पर लोगों के साथ, कि जब उनसे बड़े जो जिम्मेदार हैं उनसे कोई सवाल पूछे जाते होंगे तो वो अपशब्द कह देते होंगे, या उनको लगता होगा ये तो रिकॉर्ड में नहीं, या ऑफ द रिकॉर्ड जो हम बातें करते हैं वो है, ये आएगा नहीं। लेकिन इस बार जो वो वीडियो, आप समझ ही गए होंगे मैं किस वीडियो का जिक्र कर रही हूँ, इतना वायरल हुआ, लोगों ने आपको इतना सपोर्ट किया, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी कि लोग उससे रिलेट कर पा रहे थे। मैं या वो तमाम लोग जो फील्ड पे हैं वो जानते हैं कि कितना मुश्किल होता है फील्ड से खबर निकालना। और कई बार हम लोग ये भी सोच रहे थे कि जब इतने बड़े एक वरिष्ठ पत्रकार, एक सीरियस जर्नलिस्ट को इस तरह से बोला जा सकता है, जिस पर वो हिम्मत के साथ आपत्ति भी ले रहे हैं, तो आम लोगों के साथ तो क्या ही होता होगा। अगर आज से 15 साल पहले ये घटना होती तो क्या लोगों तक ये बात पहुंच पाती? तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के तौर पे आप देखते हैं क्या डिजिटल के इस युग को? जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ पर मेरी गुरु थी विभा दीदी। तो विभा दीदी के साथ मैंने एक नाटक किया था, एक था गधा उर्फ अलादाद खां। तो उसमें जो नवाब का कैरेक्टर था, मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता जब से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ, और ऐसी चीज़ें हुई हैं 15 साल पहले भी हुई हैं। तो चूँकि हम डिजिटल की बात कर रहे थे, मैं सलमान सर को भी सुन रहा था, ब्रजेश सर को भी सुन रहा था, तो एक बात जो आई, मुझे ऐसा लगता है कि डिजिटल ने बेचैन तो किया है पत्रकारों को, लेकिन उतना ही लोकतांत्रिक भी बनाया है। पहले जिन आदिवासियों की, जिन गरीबों की, जिन महिलाओं की, जिन दलितों की बात टेलीविज़न में नहीं आती थी, अब वो खुद चल कर आ जाती हैं, और उसके बाद टेलीविज़न को उसको कवर करना पड़ता है। लेकिन एक दिक्कत उसके साथ ये आई है कि पहले क्या होता था कि हम पहले पुष्टि करते थे, जैसे सलमान सर ने कहा कि फ़ोन से, फैक्स से, कैसे भी वहाँ जा करके, और फिर खबर आती थी। अब क्या होता है, जैसे ब्रजेश जी कह रहे थे कि खबरें पहले चल जाती हैं, वो महिला का वीडियो या उसकी तस्वीर चल गई, और बाद में पुष्टि आती, कहती भाई साहब मैं छूट गई थी, मुझे भी साथ ले लो, मुझे भी आगे जाना है आपके साथ। तो ये दिक्कत आ रही है। तो ये एक संकट तो है। और दूसरी बात है कि जो सत्ता है ना, उसको हमेशा ही आपको असहज बनाना होता है। अगर वो आपके साथ बहुत सहज है तो आप यकीन मानिए कि जो समाज है वो, उसकी नींद बहुत ख़राब होने वाली है। अगर सत्ता आपके साथ असहज है तो फिर वो समाज चैन से सो सकता है। और कोशिश यही रहती है कि कोई भाई साहब नहीं है, हम लोकतंत्र में हैं, कोई नवाब नहीं है। वो दौर चला गया जब एक था गधा और फलादाद खां हुआ करते थे, लेकिन अब तो हम सब जानते हैं कि सच्चाई क्या है। लेकिन जैसे कि ब्रजेश सर कह रहे थे कि हम पहले फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, जब तक खबर कंफर्म नहीं होती थी तब तक उसको रोक के रखते थे। कई बार खबरें रोक दी जाती भी थी, हटा दी जाती भी थी। लेकिन अब तो हमारे पास ये लेवरेज है ना कि अगर खबर हमारी टेलीविज़न पे नहीं चल रही है, अखबार में नहीं छप रही है, तो भी हमारे पास एक सशक्त प्लेटफॉर्म है। उसके उस पावर को आप किस तरह से देखते हैं?
मैंने वही कहा कि मुझे ऐसा ही लगता है कि जितना हमको बेचैन किया उतना लोकतांत्रिक भी बनाया है। लेकिन हाँ, जैसे ये बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, अब हम लोगों के लिए कई बार डिजिटल ऐसा हो जाता है कि दादाजी के कमरे में टेलीविज़न लगा दिया गया है, स्मार्ट टीवी लगा दिया गया है, लेकिन रिमोट दादाजी के पास है और उसको ऑपरेट करना नहीं जानते। तो कई बार हम लोगों के साथ चुनौती होती थी कि रील्स फटाफट कैसे बनाएं, क्योंकि उम्मीद हमसे यही की जाती है। लेकिन फिर वहाँ पर सलमान सर की बात आपको प्रासंगिक लगेगी कि भाई 30 सेकंड और 60 सेकंड में कहना चुनौती है, कहना चाहिए। कई बार आपकी कहानियाँ बड़ी होती हैं, कई बार छोटी भी होती हैं, लेकिन मुझे हमेशा लगा कि मेरे संपादक को मुझे ये इजाज़त देनी चाहिए कि कहानी अगर मैं कम शब्दों में और पूरे तथ्यों के साथ भले 60 सेकंड में कह पा रहा हूँ तो कह दूँ, लेकिन अगर उसको कहने के लिए मुझे 6 मिनट भी चाहिए, जो मुझे मेरे संस्थान ने लंबे वक्त तक इसकी इजाज़त दी कि मैं वो कहानियाँ कहता रहा, चाहे 6 मिनट हो चाहे 10 मिनट हो, उसकी इजाज़त मिली कि ड्यूरेशन से मेरी कहानी को नहीं बांधा गया। बिल्कुल। और ऐसे भी जब हम पढ़ते थे तो हमें कहा जाता था, टेलीविज़न की अगर हम बात करें ब्रॉडकास्ट में, कि 90 सेकंड का पैकेज होता है, 1.5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन हमने देखा जो स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं, कोई बहुत बड़ी घटना हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, तो उसमें एक लेवरेज आपको वहाँ पर भी मिलता था। मुझे एक बार रवीश जी का शो था 5 साढ़े 5 बजे, और उन्होंने मुझे प्याज पर कुछ सवाल पूछे और उन्होंने 11 मिनट मुझे लाइव बोलने दिया बगैर इंटरप्ट किए। और 11 मिनट आप सोचिए कि मतलब आप सिर्फ प्याज पे बोले जा रहे हैं। और उसके बाद मेरे संपादक ने मुझसे ऑन एयर कहा कि मैंने अपने साथी को इसलिए बोलने दिया क्योंकि नासिक से लेकर मध्य प्रदेश तक में प्याज के बारे में इतना बोलना तो अनुभव से ही आएगा। तो अगर आपका संपादक आप पर इतना भरोसा कर रहा है तो उस भरोसे पर खरा उतरना भी आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। दीप्ति, आपने भी टेलीविज़न में एक बहुत लंबी पारी खेली, और अब आप टेलीविज़न से तो आपका अभी भी जुड़ाव है, दूरदर्शन में आपके स्पेशल प्रोग्राम्स हो ही रहे हैं, लेकिन अब आप अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म चला रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी चुनौती, या वो कौन सा ट्रेट है डिजिटल का जो आपने बिल्कुल सीख लिया हो? संयुक्ता, धन्यवाद। सबसे पहले तो बिल्कुल सीख लिया जैसी बात तो शायद जीवन में कभी आएगी ही नहीं क्योंकि आपका ये बड़प्पन है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि डिजिटल इतनी तेज़ी से बदल रहा है कि हम एक चीज़ सीखते हैं वो दूसरी चीज़ पे पहुँच जाता है। हम अगर उसमें यूट्यूब के वीडियो बनाना सीख रहे हैं तो वो पॉडकास्ट पे पहुँच गया, हम पॉडकास्ट को सीखना चाह रहे हैं तो रील पर आ गया, रील पे जा रहे हैं तो शॉर्ट्स पे पहुँच गया। तो डिजिटल इतनी तेज़ी से भागता है कि डिजिटल को पकड़ पाना बहुत कठिन है। और जिस डिजिटल और टीवी पत्रकारिता की आज हम बात कर रहे हैं, इसमें मैं बहुत सारे भावी जर्नलिस्ट हैं मेरे सामने, तो इनको मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि जो डिजिटल है ये केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि ये वो है जो आपका दिन शुरू होने से आपके रात होने तक आपके जीवन में इस तरह से एंट्री कर चुका है, इस तरह से वो आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है कि आपको पता नहीं चलता। सबसे पहले आप जब ये उस वक्त पता चलता है जब कभी हम बेचैन होते हैं कि हमें कोई नेट का एक्सेस नहीं मिल रहा। बेचैनी, जैसे अनुराग जी बोल रहे हैं कि हम लोग बेचैन हो गए हैं, तो बेचैनी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। फिर 2-3 घंटे बाद सोशल मीडिया पे एक खबर आती है कि एक्स प्लेटफॉर्म 2 घंटे डाउन रहा, फेसबुक 3 घंटे नहीं चली। तब हमें पता चलता है कि हम उसमें कितने, और उसमें एक लाइन और लिखी होती है कि यूज़र्स परेशान हुए। तो सच तो यह है कि इस डिजिटल युग ने हमको ह्यूमन बीइंग से यूज़र्स बना दिया। ये इसका बहुत बड़ा अंतर है। और डिजिटल की अपनी ढेर सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती जो है वो संयुक्ता आती है विश्वसनीयता की। और विश्वसनीयता की चुनौती न केवल डिजिटल पे तो ऑलवेज ही है, और डिजिटल की जो लैंग्वेज है वो भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि मैं अब डिजिटल पे काम जरूर कर रही हूँ, लेकिन शायद मैं डिजिटल की उस लैंग्वेज को नहीं पकड़ पा रही जिसमें मैं व्यूज़ करोड़ों में पाऊँ। जैसे कि अगर सपोज़ मैं कोई स्टोरी लिखती हूँ, उसका थंबनेल मैं डाल देती हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन अगर कोई नया यूज़र डिजिटल का है जो मुझसे 20 साल छोटा है, वो लिखेगा फला ने फला की लंका लगा दी, उसको बहुत सारे लोग देखेंगे और खूब देखेंगे। तो शब्दों की कोई वो नहीं बची है कि किन मर्यादाओं के साथ बात करना है। और अब हम चूँकि पुराने लोग हैं तो हम मर्यादाओं पर भी ध्यान देते हैं, व्यूज़ पर कम ध्यान देते हैं, 4 बार सोचते हैं ये करें या ना करें। और जो टीवी की चुनौतियां हैं वो और बढ़ गई हैं डिजिटल के साथ। आप डिजिटल की ताकत यहाँ से देखिए, हम सिर्फ मीडिया की बात नहीं करते। नेपाल में कितना बड़ा प्रदर्शन हुआ, नेपाल की सरकार गिर गई, और जो नई सरकार बनी वो भी उन्हीं लोगों की बनी जो इन्फ्लुएंसर थे, जो यूट्यूबर थे, उनकी जो पसंद थी वही सरकार बनी। और जितना मैं देख पा रही हूँ कि वो सरकार काम भी वैसे ही करती, जैसे एकदम से ट्रेंडिंग आई, एकदम से आरोप लगे, एकदम से इस्तीफा आया, तो उसकी जो काम करने की शैली भी है वो उसी तरीके से है।
और जैसे संयुक्ता बात होगी कि टीवी और डिजिटल में, तो सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये लगती है कि टीवी के सामने डिजिटल को लेकर बहुत बड़ी चुनौतियाँ हो गई हैं। मेरे साथ बहुत सारे टीवी पत्रकार हैं, सब कुछ मेरे सीनियर हैं, कुछ मेरे समकक्ष हैं, लेकिन इन सब से माफ़ी चाहते हुए ये ज़रूर मैं कहूँगी कि डिजिटल ने टीवी को श्रिंक कर दिया है। टीवी का जो ऑडियंस है वो बहुत कम होता जा रहा है, ये सबसे बड़ी कमी हो गई है। और दूसरा जो न्यूज़ रूम है उसका आकार भी कम होता जा रहा है, क्योंकि एआई इतनी ज़्यादा जगह लेता जा रहा है। एआई जितने कम समय में जितनी चीज़ें बना देता है उतनी शायद हमारे कॉपी एडिटर या राइटर नहीं बना सकते। काम उनका बेशक बहुत अच्छा है, पर इसके बाद भी एक चीज़ ये आती है संयुक्ता कि जब जैसे कि ब्रजेश जी ने जिक्र करा कि बरगी डैम का हादसा हुआ, तो बरगी डैम के हादसे में एक महिला का फ़ोटो तेज़ी से वायरल हुआ। तो अगर उसमें तो एआई फ़ोटो था वो ठीक है, लेकिन उस फ़ोटो को लेकर असली फ़ोटो भी और एआई फ़ोटो भी, उसको लेकर बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्ट हुए। किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा। तो हकीकत ये है कि जो संवेदनाएं हैं, जो मानवता है, वो शब्दों की हमारा कॉपी एडिटर, कॉपी राइटर ही डाल सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो संवेदनाएं हैं, वो आपको एटलीस्ट एआई नहीं दे सकता। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो टीवी के लिए बहुत परेशान करने वाली हैं इस वक्त। एक तो ऑडियंस उनका कम होना, क्योंकि सभी के हाथ में स्मार्टफोन है। आज कुछ देखना है तो वो तुरंत यूट्यूब या गूगल पे पहुंचते हैं, फिर उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो क्या देख रहे हैं। तो कम्युनिकेशन की बजाय कई बार बहुत सारे मिसकम्युनिकेशन भी हो जाते हैं। जैसे एक न्यूज़ थी, जो रोड का टोल टैक्स दिया जाता है, जो फास्टैग के जरिए दिया जाता है, बहुत तेज़ी से पूरे सोशल मीडिया पे आई कि वो साल भर का पेमेंट होगा, ये होगा, वो होगा। कई जिम्मेदार चैनलों ने ब्रेक कर दिया, क्योंकि उन पे भी दबाव था जिस तेज़ी से सोशल मीडिया पे आ रही थी। फिर उसके बाद जो मिनिस्टर है नितिन गडकरी, उन्होंने एक्स पे पोस्ट करा कि नहीं, सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया। तो ये डिजिटल का ड्रॉबैक भी है कि बिना सोचे समझे खबर टीवी को भी ब्रेक करनी पड़ी। और इसकी पॉजिटिविटी सबसे बड़ी ये है कि हमें डायरेक्ट मिनिस्टर, मतलब कि डायरेक्ट सरकार से ये इन्फॉर्मेशन मिली, हमको भी मिली और पब्लिक को भी मिली कि नहीं, ये इन्फॉर्मेशन गलत है। तो इस तरह के बहुत सारे दौर हैं, आते हैं जाते हैं, हर चीज़ में बदलाव है। और चूंकि ये डिजिटल युग है तो बदलाव तो बहुत तेज़ी से होगा और तेज़ी से होगा, मतलब सुबह से शाम तक चीज़ें बदल जाती। पहले हम सोचते थे, मतलब टेलीविज़न की जो स्थिति थी तो उसमें हमने जितना सीखा, हमने समझ लिया कि हम इतना सीख चुके हैं, शायद यही तरीका है। हो सकता है कि मैं एक क्राइम रिपोर्ट करूं, जो ऑलवेज़ मेरे लिए बड़ी फेवरेट हुआ करती थी। मैं पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करूं, इसके साथ साथ मैं कोई टची स्टोरी करूं जो मुझे आज भी बहुत पसंद आती है। फिर क्राइम में अगर संवेदना के साथ जुड़ के स्टोरी होती तो मुझे बड़ी पसंद आती है। तो वो सब तो हमने कर लिया। टेलीविज़न अब एक फ़िक्स फॉर्मेट में है, लेकिन जो डिजिटल है इसका कोई फॉर्मेट नहीं है। आप किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से, कैसे भी आप उसमें जो है अपनी स्टोरीज़ दे सकते हैं। कई बार आप बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर जाते हैं, कई बार आप बहुत ज़्यादा ट्रोल हो जाते हैं। तो डिजिटल की ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि किसी व्यक्ति को अचानक इतना ट्रोल किया जाता है, कभी कोई चीज़ होती है तो इतनी ट्रेंड हो जाती है। तो डिजिटल में मैक्सिमम जो एक एक्सट्रीमिस्ट दिखाई देता है मुझे, हमेशा अति होती है हर चीज़ की, चाहे वो ट्रोलिंग की हो, चाहे वो ट्रेंडिंग की हो, चाहे इन्फॉर्मेशन देने की हो। और मुझे ऐसा लगता है कि डिजिटल को अभी अपनी बहुत ज़्यादा विश्वसनीयता बनाने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कैसे विश्वसनीय हो। और दूसरी ज़रूरत ये है कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो सही संदर्भों में होना चाहिए। अगर वो सही संदर्भों में नहीं होता है, जो चीज़ जाना है वही कम्युनिकेट होनी है, वही तरीके से कम्युनिकेट हो तो ठीक है। नहीं तो मीडिया पे बहुत आरोप लगते हैं कि अरे इनने तो क्लिकबैट हेडलाइन दे दी, सनसनीखेज पत्रकारिता हो गई। और एक बड़ा आम बोलचाल में एक आरोप लगता है जिसको हम बोलते हैं ना राजनीतिक पक्षपात, जिसको आम बोलचाल में बोलते हैं ये तो गोदी मीडिया है। तो इस तरह के आरोप भी बहुत झेलने पड़ते हैं मीडिया को, वो कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो। तो टीवी के सामने चुनौतियाँ भी हैं, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि चुनौतियाँ ही जीवन है। और जब तक ये संसार है चुनौतियाँ ऐसे ही ख़त्म होंगी। जब पेपर थे, टीवी आया तो बोले पेपर ख़त्म हो जाएंगे। अब टीवी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, न्यूज़पेपर आज भी आते हैं। डिजिटल आया तो बोले टीवी ख़त्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पुराने मीडियम है सबकी विश्वसनीयता है। और डिजिटल में सीखने को बहुत कुछ है, पर डिजिटल में अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अपनी विश्वसनीयता कैसे बनाएंगे। डिजिटल में खुद को विश्वसनीय बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है संयुक्ता। बिल्कुल, वाकई में जो एल्गोरिथम है डिजिटल का, उसको समझना बहुत मुश्किल है और वो एल्गोरिथम आए दिन बदलता भी रहता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज एज अ जर्नलिस्ट मुझे लगता है यही है कि उसके एल्गोरिथम को जब तक हम समझते हैं, जैसे हम कहते हैं, और जो ज़्यादा शायद सभ्य तरीका भी नहीं है कहने का, लेकिन फिर भी कहना होगा कि जो नौसिखिए हैं
वो शायद हमसे पहले उस एल्गोरिथम को डिकोड कर लेते हैं और उनको बेहतर नंबर्स और बेहतर मोनेटाइजेशन हो जाता है, और जो पत्रकार हैं पढ़े लिखे समझदार वो कहीं पीछे रह जाते हैं। प्रवीण सर, आपका और मेरा जो डिजिटल की जर्नी है वो एक ही दिन शुरू हुई थी। हम दोनों की जॉइनिंग भास्कर डिजिटल में एक ही साथ हुई थी और हम लोग के क्यूबिकल्स भी काफ़ी क्लोज थे, तो हम लोग का फ्रस्ट्रेशन काफ़ी एक जैसा था। टेलीविज़न से निकले, सीधे डिजिटल में आए, ठेठ डिजिटल में आए, और डिजिटल में कोई ये समझने को तैयार नहीं था कि वीडियो 1 मिलियन पर कैसे नहीं पहुंच सकता एक दिन में। वहाँ ज्वाइन करने से पहले तक तो मुझे शायद पता भी नहीं था कि 1 मिलियन में शून्य कितने होते हैं। तो हम लोग के फ्रस्ट्रेशंस जो हैं हम लोग बहुत साझा किया करते थे। आज तो सब कुछ डिजिटल है, और इन 10-15 सालों में जिस तरह से बदला है और उस बदलाव के साथ आप भी अपने आप को ढाल रहे हो, कितना आसान कितना मुश्किल? सबसे पहले तो ये जो पूरा विद्वत वाला मंच है, सबको इसको प्रणाम करता हूँ। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूँ संयुक्त, उससे पहले मैं एक बात, जब ये विषय मेरे पास आया कि इस टॉपिक पर बोलना है, तो जिसने ये शब्द चयन किया, वाक्य विन्यास जिसने बनाया, हम तो उसकी विद्वता पे बड़ा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि एक ऐसे विषय पे हम बात कर रहे हैं कि डिजिटल दौर में टीवी पत्रकारिता, ये अंधों के हाथी की कहानी की तरह। मैं देख भी रहा हूँ हमारे तमाम जो पैनलिस्ट हैं वो अपना अपना सिरा पकड़ के उसे परिभाषित कर रहे हैं। एक एक शब्द आप आगे जोड़ते जाइए। डिजिटल दौर में टीवी पत्रकारिता की चुनौतियाँ, डिजिटल दौर में टीवी पत्रकारिता का भविष्य, आप एक एक लाइन बनाते जाइए, एक एक विषय आपके सामने खड़ा होता जा रहा है। तो ये बात सही है, लेकिन जैसे मैंने बात कही, दीप्ति ने भी थोड़ा सा उसकी तरफ इशारा किया, मैं उसका भी साक्षी रहा हूँ। जब अखबार जो है पेज मेकर नहीं होते थे, उस तरह से नहीं बनते थे, पेस्टिंग होती थी, बटर पेपर उल्टा निकलता था, चिपक के काट के एक पद होता था पेस्टर का, वो अखबार को चिपकाता था। उस वक्त टीवी का पदार्पण हो रहा था, तो लगा साहब टीवी खा जाएगा, अब बहुत मुश्किल आ गई अखबार के लिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, ये क्रिकेट में जाहिर तौर पर देखते ही होंगे, नेक्स्ट डे अखबार में पढ़ता ही है जो क्रिकेट का शौकीन आदमी है, पूरा मैच देखने के बावजूद कि अखबार ने उसे लिखा कैसे। ये उसके होने की और उसकी ताकत की एक सबसे बड़ा एक उदाहरण है। तो मेरा ही मानना है कि बड़ा एक सह अस्तित्व के साथ चलते चले जाएंगे। जैसे अखबार सह अस्तित्व के साथ टीवी के साथ चलता गया, टीवी डिजिटल के साथ चलता चला जाएगा। ये मैं ज़रूर सहमत हूँ यहाँ जो पैनल है उससे कि चैलेंजेस बहुत हैं इसके, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि एक सोर्स भी बहुत बड़ा है वो हमारे लिए। आप तमाम यहाँ या तो पत्रकार हैं या पत्रकारिता के स्टूडेंट हैं या किसी ना किसी चैनल या न्यूज़ चैनल या माध्यम से वाबस्ता हैं लोग, तो वो मुझसे इत्तेफाक रखेंगे कि जितने भी वायरल वीडियो बड़े हैं वो किसी टेलीविज़न के रिपोर्टर के नहीं हैं, वो ऐसे ही लोक पत्रकार, में एक शब्द देता हूँ इन लोगों के लिए, जो रील बनाते हैं उनके ही वीडियो हैं। बर्गी का वो डूबते वाला वीडियो किसी पत्रकार ने नहीं बनाया, बाकी के भी जितने भी अभी मुझे तत्काल याद नहीं आ रहे। तो ये हमारे लिए इनपुट प्रोवाइडर भी है, मतलब हम एक सह अस्तित्व वाले भाव में अगर कर रहे हैं तो इनपुट प्रोवाइडर भी है। अनुराग जो जिस लोकतंत्र की बात कर रहे थे, तो उससे मैं सहमत हूँ कि हमको वो हम पे नज़र रखे हुए हैं, हमारे लिए बाध्यकारी हैं। दीप्ति ने भी वो शब्द इस्तेमाल किया। आप अपनी अगर कोई लिंक डाल रहे हैं, मैं एक 7 बजे शो करता हूँ, अगर उसका लिंक डालता हूँ तो मैं कमेंट जरूर पढ़ता हूँ, क्योंकि वो एक आध जगह गोदी मीडिया जरूर लिखा होता है, क्योंकि अगर आपका टॉपिक उस दिन प्रो गवर्नमेंट हो गया तो वो लिखने वाले जरूर लिखेंगे। कुछ लोग उस पर अच्छा कमेंट भी करते हैं, वो आपको ये कहते भी हैं कि यहाँ आपसे चूक हुई, या ये आपका शब्द चयन खराब था, या ये आंकड़े गलत थे। तो प्रतिक्रियावादी है दर्शक हमारा डिजिटल का जो है, और ये भी एक बड़ा फ़ायदा है। तो कुल मिला के मुझे ऐसे लगता है कि इस पूरे मसले को लेके कि चल जरूर रहा है, इसको लेके इनकी मुश्किलें भी हैं, इनको लेकर सवाल भी हैं, विश्वसनीयता का भी संकट है। अब विश्वसनीयता की भी हम बात कर लें, जो मैं उसी से अस्तित्व वाली लाइन को आगे बढ़ाऊंगा। जितने वीडियो वायरल हुए और जिन पर कार्रवाई हुई, प्रीतम लोधी का भी ले लो आप, एक कलेक्टर साहब शिवपुरी या शिवपुरी, अगर मैं गलत नहीं हूँ ठाकुर साहब आप बताओगे, जिसने एमएलए से झगड़ा किया था, मंदसौर के भी वीडियो। इन पे एक्ट कब होता है? जब वो या तो अखबार उन्हें कैरी करता है या टेलीविज़न कैरी करता है। इसका मतलब यह है कि वो हमारे लिए खतरा नहीं है, उनकी विश्वसनीयता अभी भी संदिग्ध है। ऐसे बहुत ही कम वीडियो मैंने देखे हैं कि वीडियो वायरल हुआ और कार्रवाई हो गई। सरकारें भी इंतजार करती हैं कि पहले देखें कि जो मीडिया घराने हैं वो इस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, या वो उस पर डिबेट करा रहे हैं या नहीं, या उस पर वो करा रहे हैं नहीं। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि भाई उनकी कुछ चूक है, उनकी कुछ मुश्किलें हैं,
उनकी कुछ जल्दबाजी है, उनका कुछ उतावलापन है, और वो पीढ़ियों का परिवर्तन भी हो सकता है, पीढ़ियों का अंतर भी हो सकता है कि भाई जिस तरह से हम एक्ट करते हैं ये बच्चे नहीं करते होंगे, जाहिर बात है, इनमें रफ्तार है, इनमें स्पीड है, हम लोग थोड़े थकेले टाइप हो गए होंगे। तो सेम वैसे ही माध्यमों में भी हो गया कि भाई अखबार उतना स्लो चलता था, फिर टीवी थोड़ा और रफ्तार से आया, क्रिकेट जैसे बदला। मैं तो एक तरह से सीधे अगर एक लाइन में परिभाषित करूं तो मैं इसे, इस बदलाव को क्रिकेट के तौर पे परिभाषित करता हूं कि भाई टेस्ट मैच भी है, वनडे भी है, T20 भी है, IPL भी है, और सभी समान सरवाइव कर रहे हैं, दर्शक सबके हैं समान। ये बात है कि गड़बड़ हो रही है। सहमत हूं मैं जो बात दीप्ति कह रही थी कि जो टीवी का दर्शक है वो सिकुड़ रहा है, वाकई सिकुड़ रहा है, क्योंकि उतावलापन और अधीर इतना है। ये जो नई जो पीढ़ी है, मैंने कहीं, आपने भास्कर डिजिटल का जिक्र किया, तो शायद उसी दौरान मैंने कहीं कोई एक स्टडी पढ़ी थी, शायद न्यूयॉर्क टाइम्स ने कराई या किसने कराई, कि जो डिजिटल का TG है वो बिलो 30 है। तो मतलब हम लोग तो वजन ही है डिजिटल के लिए, अगर हम डिजिटल यूज़ कर रहे हैं तो 30 साल से कम उम्र का TG है डिजिटल का। तो जाहिर बात है कि उसकी जो दैनंदिन उसका स्वभाव है, जो उसका घर में स्वभाव है, वो उसका स्वभाव उसके दफ्तर में भी है, उसकी सोच में भी है, तो इस हिसाब से वो एक्ट भी करता है। तो वो रफ्तार दिखाता है, वो तुलना नहीं करता, वो क्रॉस चेक नहीं करता, और कई बार इस तरह की उनसे चूक वाले वीडियो भी आ जाते हैं, जैसे ब्रजेश जी ने जिक्र किया कि भाई वो तुरंत AI के साथ बना दिया। जोखिम है उनके, बेशक उनके लगातार अपलोडिंग से या उनके उससे जोखिम है, प्रेशर भी हम पे जाता है। एक बड़ा दिलचस्प सा किस्सा अचानक से बोलते बोलते याद आ गया, मैं शेयर कर देता हूँ कि किसी वेबसाइट ने छापा कि भोपाल में जुदाई फिल्म की तरह एक महिला ने अपने पति का सौदा कर लिया, 2 करोड़ में बेच दिया। अब एक छापता है, उसमें कोई कॉपीराइट नहीं है, दूसरा तुरंत उठाता है, थोड़ा बहुत सिर और पूंछ की तरफ थोड़ा बहुत बदलाव करता है कि कॉपीराइट का स्ट्राइक नहीं आए, और वो भी छाप देता है। होते होते वो बड़ी बड़ी वेबसाइट में आने लगी। बड़ा दबाव दफ्तर की तरफ से आया मेरे से कि सर ढूंढिए, उससे तलाशिए, वो जोड़ा चाहिए, वो तो कमाल स्टोरी है, वो तो कमाल स्टोरी। जब हमने सर्च करना शुरू किया तो पता लगा वो फेक है। तो ये चुनौतियां आ जाती हैं बेशक, और तब आप डरते भी हो कि मैं ओन करूं कि नहीं करूं। मान लो मैं कह दूं कि नहीं ये तो फर्जी खबर है, और बाद में वो सही निकल गई, तो फिर आपके इतनी बड़ी पोजीशन में होने पे सवाल उठ जाते कि आप अवेयर ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं चल पा रहा। तो ये जोखिम है, और ये रोज आते रहते हैं, ये चैलेंजेस रोज आते रहेंगे। लेकिन फिर भी इन सबके साथ निभाह करते हुए मैं अगर निजी तौर पर ये मानता हूँ कि ये हमारे लिए इनपुट प्रोवाइडर भी हैं, और हमको सतर्क भी करते हैं। हम इन पे नज़र रखते हैं, और हम इनसे ये नीर छीर विवेक रखें कि हमको इनमें से उठाना कितना है, और जितना उठाना होता है हम उठा लेते। जाहिर बात, चोरी हम भी करते हैं। बर्गी का वीडियो कोई भी यहाँ नहीं बता सकता कि वो उसने कहाँ से लिया, उसका पहला सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन है, किसी को नहीं पता होगा, लेकिन यूज़ सब ने किया। दिल्ली के भी तमाम चैनल्स ने वो डूबता हुआ वीडियो यूज़ किया, जो किसी लोक पत्रकार का बनाया हुआ था। ऐसे बहुत सारे मामले, और जो उससे भी मैं सहमत हूँ जो अनुराग जी कह रहे थे कि ये हमको दायित्वबोध सिखाता है। ये वाला जो माध्यम है डिजिटल का, वो दायित्वबोध सिखाता है। ट्राइबल का उन्होंने उदाहरण दिया, ट्राइबल की मुश्किलें, वहाँ का कोई अच्छा वीडियो, वो विषय जो टीवी में कहा जाता था कि डाउन मार्केट है, ये नंबर नहीं लाते, वो विषय अब टीवी में आने लगे, क्योंकि डिजिटल हमारी कनपट्टी में एक वर्चुअल रिवॉल्वर रखता है कि भाई साहब इसे यूज़ करिए, अदरवाइज आप पिट जाएंगे। अगर उसके नंबर डिजिटल में आ रहे होते हैं तो हम उसे यूज़ करते हैं। आने के बाद दफ्तर में मेल चेक करने के साथ साथ आपको सबसे पहला ट्विटर देखना पड़ता है, ट्रेंड क्या कर रहा है। ये एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा सोर्स ट्विटर एक्स प्लेटफॉर्म है ही, और हम सब अपने लैपटॉप डेस्कटॉप पे साथ ही साथ उसको भी सारे जो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं उनको ओपन रखते हैं, और डेफिनेटली एक बड़ा सोर्स भी है। सुधीर दीक्षित सर है। सुधीर दीक्षित सर मेरे करियर के पहले रिपोर्टिंग हेड रहे हैं ETV हैदराबाद में। जब मैं MP डेस्क में थी, उन्होंने मुझे कॉपी लिखना, बुलेटिन किस तरह से रन ऑर्डर सेट होता है, सब सिखाया। लेकिन वहाँ से आज तक का एक बहुत लंबा सफ़र सुधीर सर आपका भी रहा है। फिर आप दिल्ली में रहे जी में, फिर आप दैनिक भास्कर में भी प्रिंट में, और आपकी रिसर्च बेस्ड स्टोरीज़ बहुत पसंद की जाती थी। और फिर News 18, जिसमें डिजिटल का जो है काफ़ी हस्तक्षेप है, और काफ़ी प्रायोरिटी भी उसे एज अ पॉलिसी दी जाती है। तो आप किस तरह से देखते हैं, वो एज अ सोर्स ऑफ इनपुट है आपके लिए, चैलेंज है, या सब बढ़िया है? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात कि पत्रकारिता या उदंत मार्टन के 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं,
इस पर ये जो अद्भुत आयोजन किया है इसके लिए माखनलाल यूनिवर्सिटी के कुलगुरु जी और सभी लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ और बधाई भी देता हूँ कि ये बहुत अच्छा आयोजन है। रही बात विषय की कि डिजिटल युग में हम टीवी पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, बदलाव पत्रकारिता में होता रहा है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि 200 साल उदंत मार्टन के हो रहे हैं और आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो जाहिर है कि बदलाव तो होता है और बदलाव स्वीकार भी होता है और पैरेलल चलता भी, जैसे प्रवीण जी ने भी कहा था और सलमान जी ने बात की थी विश्वसनीयता को लेके या रील को लेके हम लोग बात कर रहे थे। तो मैं कहता हूँ कि डिजिटल जो है, जब हमने प्रिंट में काम किया, डिजिटल में किया और अब मैं डिजिटल से फिर टीवी में लौटा हूँ, तो डिजिटल पत्रकारिता रफ्तार पकड़ती है। लेकिन जो बात आ रही है, हर जितने भी मेरे यहाँ सीनियर बैठे उन्होंने सबने एक बात कही है कि विश्वसनीयता का फैसला, यहाँ पर विश्वसनीयता का सवाल होता है। ऐसी परिस्थिति में टेलीविज़न की भूमिका ज़्यादा बढ़ जाती है। जब पहले ये था कि जब समाचार आते थे टेलीविज़न पर लोग पहुँचते थे समाचारों तक, अब समाचार लोगों तक पहुँचते हैं। पहले हम बैठते थे कि आज अब समाचार आएगा, अब आएगा। अब आपके हाथ में, जैसे कि पाम टॉप की हम बात कर रहे हैं, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल पर वो हर चीज़ देखता, तो वही देख रहा है जो उसे पसंद है। जैसे कि ब्रजेश जी ने कहा, उसको लग रहा है कि यही मेरी दुनिया है, यही आसपास है। तो ये चैलेंज डिजिटल के सामने है और टीवी के सामने, दोनों के सामने है। विश्वसनीयता का संकट दोनों के सामने है। जैसे एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि एक विज्ञापन टेलीकॉम कंपनी का इन दिनों आ रहा है कि एक चोर चोरी करके भाग रहा है, पुलिस उसके पीछे दौड़ रही है और रास्ते में जो आदमी मिल रहा है वो आदमी उसको कहानी सुना रहा है कि हाँ मैंने उसको देखा, वो ऐसा था, वो ऐसा था। चोर नहीं पकड़ में आया, अभी कहानियाँ चल रही हैं, इंटरेक्शन चल रहा है, लोगों को एंटरटेन कर रही है सब चीज़ों को लेकर। तो उसी तरह जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सब अपने हिसाब से समाचारों तक पहुँचते हैं, उसका आकलन करते हैं, उसी हिसाब से फॉरवर्ड, वायरल, फैमिली ग्रुप में, सब ग्रुप में जो करते हैं वो सब चीज़ें कर ले। लेकिन अभी भी टेलीविज़न की जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि टेलीविज़न अब इंटरेक्टिव होने लग गया है। जैसे कि हम डिजिटल की बात करते हैं, प्रवीण जी ने कहा कि कमेंट्स आते हैं उसमें, तो जाहिर है कि अगर आप कोई भी राय रखेंगे तो सहमत भी होंगे लोग, असहमत भी होंगे, आलोचना भी करेंगे। तो ये तो इंटरेक्शन ज़्यादा आपका बढ़ रहा है, आपके पास ये पता है कि मुझे कहाँ पर सुधार करना चाहिए। चुनने की बात आई बीच में कि हमें क्या लेना है, ये आपको तय करना है कि आप उनमें से क्या लेना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि टेलीविज़न उतना ही प्रासंगिक है जितना अखबार प्रासंगिक रहा है डिजिटल के आने के बाद, उतना ही डिजिटल भी प्रासंगिक है। जैसे कि रेलवे की 2 पटरियां होती है, मैं मीडिया की इनको 3 पटरियां कहता हूँ। इन 3 पटरियों पे ये पैरेलल चल रहे हैं, सहअस्तित्व की भावना इनके साथ है, सहअस्तित्व के साथ चलते हैं। विश्वसनीयता, सबसे मूल जो चीज़ है वो विश्वसनीयता है। टेलीविज़न को अभी अपनी जिम्मेदारी ज़्यादा अच्छे से समझने की आवश्यकता है कि अगर डिजिटल पर कोई भी चीज़ चल रही है, आप उसको तुरंत बदलाव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। लेकिन टीवी पर अगर वो चीज़ चल गई है, तो जैसे कि आपने बात की, रील का ज़माना है, अनुराग जी का वीडियो जो वायरल हुआ था उसका आपने भी जिक्र किया, तो पल भर में वो चीज़ किस रफ्तार से जाती है, रफ्तार उसको डिजिटल देता है। लेकिन पढ़ने से ज़्यादा लोग वीडियो देखना पसंद करते हैं। यही वजह है कि आप, एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, एक इन्फ्लुएंसर है समय रैना, उनका एक इंसिडेंट हुआ, लोगों ने सोचा कि समय रैना का जो है करियर खत्म हो गया। अब जब वो लौट कर आए तो वो कहानी की तरह अपनी चीज़ों को बता रहे हैं। कोई मुझे बता रहा था कि उनका ऐसा जिक्र था कि पहले मेरा टर्नओवर 5 करोड़ का था, अब मेरा टर्नओवर 9 करोड़ का हो गया या 8 करोड़ का, जो भी है। तो ये चीज़ है कि आप अपनी चीज़ों को किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि प्रवीण जी ने कहा कि दर्शक वर्ग सबका अलग अलग है, जो आपको पसंद है वो इनको नहीं पसंद होगा, ब्रजेश जी को नहीं होगा, उनकी अपनी चॉइस होगी। तो अपने अपने चॉइस से लोग पहुंच रहे। तो कुल मिलाकर मैं तो ये मानता हूं कि आपके पास, अगर आप समाचारों तक पहुंचना चाहते हैं तो आपके पास विकल्प चुनने का है, दर्शक के पास, पाठक के पास चुनने का विकल्प है। और आप ही के जो सलाह होते हैं, आपके जो कमेंट्स होते हैं, उसी आधार पर हम लोग रणनीति बनाते हैं, उसी आधार पर हम कंटेंट देते हैं। भाई रिमोट की बात आई ना कि दादाजी कमरे में बैठे, रिमोट का कंट्रोल दादाजी के पास है, तो रिमोट आपके पास है ना, आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना ये आप तय करेंगे। लोग टीवी देख रहे हैं क्या आज भी? बड़ी इडियट बॉक्स पर टीवी देख रहे हैं क्या? मैं दरअसल सर, टीआरपी तो यही कहती है। विश्वविद्यालय का प्रोफेसर बनने का भी ऑफर है, तो आप में से सब क्या बनना चाहेंगे? एक एक करके
प्रोफेसर बनेंगे। अनुराग सर, आप कुछ और बनना चाहेंगे या प्रोफेसर ही बनेंगे? अच्छा सर, वो दूर राखी मैडम, अच्छा राखी मैम मुझे दर्शकों में दिखी। राखी मैम मुझे विश्वविद्यालय के दिनों में कहती थी, तुम्हें बहुत ऊर्जा है, थोड़े शांत हो जाओ तो तुम बहुत अच्छा करोगे। तो मुझे हमेशा वो टोकती रहती थी, क्योंकि मैं थोड़ा उद्दंड तो था। तो, तो, तो मुझे लगता है सर, मैं यहाँ पे रहूँगा और वापस से थिएटर करूँगा और ट्रेडिशनल फोक मीडिया या तमाम इन चीज़ों पे काम करूँगा। आपके विकल्प में से मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ छात्र ही रहूँ और कुछ और करूँ। ब्रजेश सर, आप? मैं तो लिखना पढ़ना बहुत पसंद करता हूँ, जो टीवी में जिसका मौका नहीं मिलता है, मगर उस सब के बावजूद कुछ किताबें तो मैंने लिखी हैं। तो मैं एक बार फिर अखबार में जाके काम करना चाहता हूँ, कि वहाँ लिखने पढ़ने का, सोचने समझने का वक्त है, अपने लिए वक्त है, जो टीवी में बिल्कुल नहीं मिलता। दीप्ति? पढ़ने का शौक़ तो मुझे भी बहुत है, तो पढ़ना तो मैं भी पसंद करूँगी। आजकल मैं फेसबुक पे स्टोरीज़ पढ़ने लगी हूँ, आजकल हाथ में बुक लेने की आदत चली गई है। तो दूसरा, मुझे थोड़ा बहुत म्यूज़िक का शौक़ है, कभी मौका लगा तो वो भी सीखूंगी। लेकिन जो आपका सवाल है उसका जवाब ये है कि मैं शायद डिजिटल को ही आगे सीखना पसंद करूंगी और इसी के साथ रहना पसंद करूंगी। उसकी वजह यह है कि इसमें अभी बहुत गुंजाइश है। मैं टीवी को पूरा सीख चुकी, मैंने बहुत साल अपने करियर में टीवी को जिया, हालांकि मैंने प्रिंट में बहुत कम काम किया या ना ही किया, लेकिन तब भी मैं डिजिटल को इसलिए पसंद करूँगी कि ये समय सीमाओं की बंधनों से परे है, तो इसलिए मुझे शायद ये बहुत अच्छा लगता है। और इसमें अभी सीखने की गुंजाइश है, इसलिए भी अच्छा लगता है। दूसरा, इसे ठीक करने की भी गुंजाइश है, इसलिए अच्छा लगता है। इसकी विश्वसनीयता को कहीं ना कहीं बढ़ना जरूरी है। सलमान सर? तो वो एक छोटा सा किस्सा बता रहा हूँ। मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तो अभी जो माहौल है और विश्वसनीयता की जब बात है, तो मेरे साथ सफ़र करने वाले जो थे वो मुझसे पूछे कि साहब क्या करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं बोलूँ कि मैं पत्रकार हूँ, तो वो ऊपर से नीचे तक देखेंगे मुझे। तो मैंने कहा साहब मैं पढ़ रहा हूँ। तो अभी दाढ़ी भी बड़ी हुई थी, तो सफ़ेद हो गई आजकल। तो उन्होंने बड़े उससे कहा कि अभी तक पढ़ ही रहे हैं क्या। तो फिर आपकी सवाल का जवाब है कि अब तो खैर मैं ये नहीं कह सकता कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं पढ़ा सकता हूँ लोगों को। जहाँ तक मेरी बात है, आपने सवाल आपका हाइपोथेटिकल है, तो मैं जवाब भी चाहूँगा कि वही लोग मुझे मिले। तो जो ब्रजेश जी ने कहा, जाहिर बात है मैं उस दौर के संपादक के साथ अखबार के संपादकीय पेज में काम करना चाहूँगा। और उसकी वजह एक किस्सा सुना देता हूँ। मदन मोहन जोशी साहब, साल था 1996 संभवतः, हमारे संपादक थे और मैं उनका एडिटोरियल पेज देखता था। और वो इतना चीखते और चिल्लाते थे, और मतलब सिखाने के भाव में, ऐसे अकारण ईर्ष्या या द्वेष में नहीं, कि पनिशमेंट पोस्टिंग होती थी। जो भी व्यक्ति संपादकीय पेज में चला गया, मतलब ये मान लिया जाता था, तो मुझे पनिशमेंट पोस्टिंग के तहत भेजा गया कि भेजो। आप हैरत करेंगे कि एक शब्द मुझे अभी तक याद है और आज वो शायद ताउम्र याद रहेगा, तस्किरा। मैंने नुक्ता नहीं लगाया जाके नीचे। भाई साहब उनने केबिन में बुलाया और कम से कम 20 मिनट वो हाँफते हुए डांटते रहे। मैं समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। और एक लाइन उनने कही जो इस पूरे हॉल के गर्व करने के लायक है। उनने कहा, कैसे माखनलाल से पढ़े हो यार, आपको तज़किरा का अर्थ नहीं पता है। बोला आप नुक्ता नहीं लगाना जानते, तो आपकी अगर हिंदी और उर्दू ठीक नहीं तो आप पत्रकार कैसे बनेंगे। तो मैं बेशक जाना चाहूँगा अखबार में ही, और वैसे ही किसी हिंदी सुधारने वाले संपादक जी के साथ। मेरा विचार इस मामले में सर थोड़ा सा अलग है कि अभी तो वर्तमान में जो है डिप्लोमेटिक आंसर रहा है मेरा, कि अभी मैं जो कर रहा हूँ अभी तो मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ, फिर जो आता रहेगा उसको करते रहेंगे। वैसे तो मैंने 1 साल कॉलेज में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ाया भी है गेस्ट फैकल्टी के तौर पर, और हाईकोर्ट में वकालत भी की है मैंने। तो मेरे लिए तो आप ये कह सकते हैं कि जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। हालांकि जब भी पढ़ने पढ़ाने की बात आती है, मुझे लगता है पढ़ाना या प्रोफेसर बनना सबसे मुश्किल काम है। पत्रकार बनना आसान होगा, पत्रकारिता करना अखबार में, टेलीविज़न में, लेकिन बच्चों को पत्रकारिता सिखाना, तो जिन्होंने भी इसके लिए हामी भरी है उनके लिए एक ज़ोरदार ताली तो बनती है, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी इतने। इसलिए मैंने ये कहा है क्योंकि जो जिस तरह का डिस्कोर्स अभी बातचीत हुई है कि जो लोग ये कंटेंट जनरेट कर रहे हैं और
लोग देख रहे हैं 30 सेकंड के 60 सेकंड के डॉक्टर्ड वीडियोस, मिस इन्फॉर्मेशन, तो और वो बनाने वाले कौन हैं? तो वो सबसे बड़ी बात वो है, क्योंकि क्यों क्रेडिबिलिटी नहीं आ रही? इस वजह से आ रही कि आप स्टूडेंट्स हैं, आप यहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन जिनके वायरल हो रहे हैं वो अध्ययन नहीं कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो ड्रॉप आउट्स हैं। तो वही है कि वो एक शेर है, चलते चलते मैं कहना चाहता हूँ कि कागज़ में दब के मर गए कीड़े किताब के, दीवाना बिन पढ़े लिखे मशहूर हो गया। तो हम पढ़ लिख करके जो है स्ट्रगल करेंगे, और जिसको कुछ पता नहीं वो वायरल होगा। संयुक्ता का एक सवाल जो उसने बड़ा तीखा सवाल पूछा था, वो हम लोग शायद उसका जवाब नहीं दे पाया। तो उन्होंने पूछा था कि क्या लोग टीवी देख रहे हैं? बहुत कठिन सवाल है। मैं उसकी एक भूमिका दूंगी, हाँ, फिर आप इसका जवाब दीजिएगा। भूमिका ये है कि मैं एक विश्वविद्यालय गई, वहाँ रेडियो के बच्चों से मुझे बात करनी थी जो रेडियो जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं। मैंने भी टीवी एंड रेडियो जर्नलिज्म पढ़ा है, और रेडियो जर्नलिज्म में मेरा एक बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, 70 बच्चों में से 60 बच्चों ने जो कि 20-21 साल के होंगे, कभी रेडियो सुना ही नहीं। न्यूज़ तो छोड़ दीजिए, कभी रेडियो पर गाने नहीं सुने, उन्हें किसी चैनल का नाम नहीं पता। वो अच्छा हाँ शायद रेड एफएम कुछ होता है, आकाशवाणी हाँ शायद होता है। तो मतलब मुझे लगा कि रेडियो हम इतना पढ़ा ही क्यों रहे हैं अगर बच्चे रेडियो सुन ही नहीं रहे हैं, तो उसका भविष्य तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मेरा ये सवाल, क्योंकि सब कह रहे हैं कि टेलीविज़न लोग देख रहे हैं, टीवी लोग देख रहे हैं, अखबार लोग पढ़ रहे हैं, मैं सही में जानना चाहती हूँ क्या टीवी लोग देख रहे हैं, अखबार लोग पढ़ रहे हैं? टीवी लोग देख रहे हैं, टीवी लोग देख रहे हैं, मगर टीवी के सामने नहीं देख रहे हैं। टीवी लोग देख रहे हैं, अपने मोबाइल पे देख रहे हैं। हम लोग एक बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं, और कंटेंट क्रिएटर दूसरे लोग भी हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, और कंटेंट क्रिएटर हम लोग भी हैं, हम अनुराग सब लोग जो जिनकी क्रेडिबिलिटी भी है। तो लोग हमको ज़्यादा देख रहे हैं, टीवी के सामने बैठ के रिमोट से नहीं देख रहे हैं। अपना मोबाइल खोलते हैं, जब मुझे भी कभी देखना होता है ऐसे और पोजीशन में, तो या जियो खोल लेते हैं, यूट्यूब खोल लेते हैं, तो हम लोग उसमें लगातार देख रहे हैं। और हम लोगों की जो क्लिप्स हैं, वो जो 1 मिलियन वाली बात कहनी थी, हर हफ्ते में 1-2 ऐसी क्लिप होती हैं या न्यूज़ कंटेंट होता है जो बहुत आसानी से 1 मिलियन देख लेता है। तो हम लोग आजकल ये भी देख रहे हैं कि हम लोग जाके पहले अपना ट्विटर तो देखते हैं क्या चल रहा है ट्रेंड, इसके अलावा ये भी देखते हैं कि इंस्टा पे कौन सी खबर कल ज़्यादा देखी गई। और आप यकीन मानिए कि हर कुछ दिन में कोई ना कोई न्यूज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो लोग हम ही को देख रहे हैं, समय रैना को भी देख रहे हैं हंसी मजाक के लिए, मगर जहाँ सीरियस न्यूज़ के लिए होते हैं तो लोग अनुराग और प्रवीण को भी देखते हैं। और संयुक्ता एक चीज़ कुछ बोल रहे हैं आप? एक चीज़ मैं और कहूँगी कि टीवी लोग देख रहे हैं भाई, बिल्कुल देख रहे हैं, तभी तो बार्क की रेटिंग आती है हर हफ्ते नहीं तो कैसे पता चलता कि लोग टीवी देख रहे हैं? हाँ, ये एक बड़ी बात है, इसी के लिए हम सब यहाँ बैठे भी हैं। जी अनुराग सर। मैं बिल्कुल डिप्लोमेटिक नहीं रहूँगा, और मैं बड़ी साफगोई से कहूँगा, मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। और इसकी वजह वो नहीं है जो टीवी पे काम कर रहे हैं, टीवी पे बहुत सारे लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। उसकी वजह वो है कि सुबह आपको एक सूची आती है, कहीं से आती है, जनसंपर्क से आती है, फलां से आती है कि इन खबरों को कीजिए। अब मुझे बताइए कि इन बच्चों में से कितनों को इस बात की रुचि होगी कि आज मुख्यमंत्री कहाँ गए हैं, लेकिन वो हम दिखाते हैं। और उसके बाद हम ये दम्भ भरेंगे कि वो टीवी देखा जा रहा है और टीवी के लिए दर्शक वैसे ही पागल हैं, तो ये अपने मन को बहलाने वाली बात है। हम दर्शकों से दूर हुए, इस बात की स्वीकारोक्ति कीजिए और तभी सुधार की गुंजाइश होगी। अब उस पर बात चलेगी कि उसकी इकॉनमी, उसकी अर्थव्यवस्था कैसे बनाई जाए, तो इसके लिए हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के तमाम देशों में 95% आपका सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चलता है, 5% विज्ञापनों से। हमारे देश में उल्टा है। तो अगर आपको जनवादी मीडिया बनाना है तो उसके लिए फिर जनता को भी आगे आना होगा। तो छोटी सी बात है, बट टीवी जी मसले पे एक बात जरूर बोलना चाहूँगा कि क्रिकेट की मैं क्रिकेट का शौकीन हूँ, देखने का, खेलने का नहीं। देखकर ही अब जब आप टीम बहुत जल्दी अर्ली आउट होना शुरू हो जाता है, 4, 5, 6 विकेट पहले गिर जाते हैं अनुराग जी, तो जो बॉलिंग कर रही टीम है ना, वो बहुत क्लोज फील्डिंग लगाती है, 3 स्लिप, एक गली, फॉरवर्ड शॉट, लेग स्लिप, बिल्कुल कस लेते हैं बैट्समैन को। वो हालात हैं हमारे, बेशक अभी कई तरह के दबाव हैं, सरकार के हैं, सरोकार के हैं, जिसके भी हैं, लेकिन उनमें भी जो अच्छा बैट्समैन होता है ना, वो 1 ओवर में 1 शॉट मारता है तबीयत से, वो तड़ से जाता है 6 रन, वो दर्शक ताली बजा लेते हैं। तो इस दौर में टीवी दिखाने के लिए आप एक कहानी, आपके पास इतना मार्जिन है, जब तक वो सरोकारों से फोन आए तब तक आप मार चुके होते हो, और तड़ से एक बहाना बना देते। तो मैं खुद जो अप्लाई कर रहा हूँ, जब न्यूज़ 18 था तब भी और अभी भी, कि अरे ये क्यों चला दिया, अरे मैं कहा बाहर हूँ, मैं देख ही नहीं पाया कब चला।
और मैं उतना तो मैं वो मार्जिन एक ओवर में एक शॉट मार देता हूँ, तो मारते जाएंगे तो देखते जाएंगे। नहीं, और अभी भी जो टीवी की जो पट्टियां चलती हैं जिसको हम लोग स्क्रॉल कहते हैं, उसकी बड़ी ताकत है। उसके लिए बड़े फ़ोन आते हैं कि आपने क्यों चला दिया। तो जब मैं नेशनल न्यूज़ से जब रीजनल में जा रहा था तो मैंने थोड़ा अनकंफर्टेबल था, तो मेरे एक सीनियर ने कहा कि देखो यार, वहाँ भी तुम ना 25% भी जर्नलिज्म कर लोगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो वो जर्नलिज्म के मौके तलाशते रहो, और जैसे एक छुपा हुआ रन ले लेते हैं ना, क्रिकेट की भाषा में कहें तो ऐसे छुपा हुआ रन ले लेते हैं। तो चूंकि हम लोग तो जर्नलिस्ट हैं और वो कलाबाजी और कलाकारी जानते हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इन सारे डिस्कोर्स के बीच में अनुराग एक एक्सेप्शन है, जिस तरह की जर्नलिज्म ये कर रहे हैं, और ये खुशकिस्मत भी हैं कि इनका चैनल उसको अलाउ भी कर रहा है। और ये उन लोगों की जन सरोकार की बातें, आदिवासियों की बातें ये लेकर आ रहे हैं। कभी बीबीसी हुआ करता था, लेकिन अब खैर। लेकिन एक चीज़ है कि इस मैड रश में ये जो व्यूज़ के और इसके और मिस इन्फॉर्मेशन के सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो एक आम आदमी के नाते मुझे हुआ है, एक आम आदमी के नाते आपको हुआ है। क्योंकि जन सरोकार के मुद्दे, क्योंकि टेलीविज़न चैनल्स अगर आप खोल के बैठ गए तो खिड़कियाँ खुली हुई है, वो चिल्ला रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो चीख रहा है। एंकर्स जो है उनके चेहरे पर फ्राउन है, गुस्से में है, ऐसा लग रहा है कि हर रोज़ एक कोई जंग लड़ रहा है, या एक वो नाम भी दे दिया वार रूम। और जर्नलिज्म है भाई, ये एक न्यूज़ का रूम है, ये वार का रूम नहीं है कि जहाँ से आपको गोलियाँ चलानी है। शालीनता, डिग्निटी और तमीज़ से बात करना, ये सब चीज़ें अब पास्ट की चीज़ें हो गई हैं। ये अब ये ख़त्म हो गया है। तो इसलिए चूँकि आप लोग सब हैं, अब आएंगे मैदान में, तो हमेशा ये बात ध्यान में रखिएगा कि हम जर्नलिस्ट हैं इसीलिए है क्योंकि हमारी सोशल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मैं भी उसी भीड़ का हिस्सा हूँ जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ? मैं उन्हीं के लिए काम कर रहा हूँ जो जिनके साथ मैं रहता हूँ। तो इसलिए मुझे अपनों से छोटों से भी तमीज़ से बात करनी, क्योंकि वो दिख रहा है ना स्क्रीन पर, और अपने से बड़ों का आदर भी करना। डिग्निटी और तमीज़ का दायरा, शालीनता का दायरा हमें लांघना नहीं है। हम कितने भी बड़े जर्नलिस्ट अपने आप को दावा कर लें, लेकिन वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो चीज़ें अभी मिस कर रही हैं। जन सरोकार के मुद्दे गायब हो गए। पहले ओबी वैन जो है दूर दराज के इलाकों में, इनएक्सेसिबल इलाकों में जाया करती थी, अब वो कन्फाइंड हो गया है टीवी के न्यूज़ रूम्स में। वो कोई भी है, कोई बैठा हुआ है, कुछ भी बोल रहा है। तो ये डिस्कोर्स यहाँ तक समेट कर आ गया। इसी वजह से क्या हुआ है कि मुझे लगता है कि ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आए और इस तरह के लोग जो मोबाइल लेकर बना रहे हैं, ये उस स्पेस को भरने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनकी आवाज़ नहीं आ पा रही वो कर रहे हैं। वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन वो डाल रहे हैं। वो क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि उनकी बातें नहीं आ रही हैं और हम जिम्मेदार हैं इसके लिए। तो ये चीज़ें जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है अभी टेलीविज़न के सामने, क्योंकि उसने सबको ख़त्म कर दिया है। इक्का दुक्का रिपोर्टर्स अपने बूते पर काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, अदरवाइज़ तो टेलीविज़न का ये एक विस्तार में भी मैंने देखा है कि बहुत जो है यहाँ के लोकल स्टोरीज़ बड़ी अच्छी आती हैं रीजन से, ख़ास तौर से वो भिंड, मुरैना वगैरह या फिर धार की। तो ये चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना है कि जन सरोकार लोगों के, हम किसके पत्रकार हैं? हम लोगों के लिए पत्रकार हैं। हम इसलिए थोड़ी है कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के पत्रकार हैं। हम, हमारे अंदर वो जज्बा, हमारा पैशन है। नहीं तो हम नौकरी करने कहीं भी चले जाते ना। एक नौकरी अगर करनी है तो दैट वुड हैव बीन एनी प्लेस, बट सिंस वी आर जर्नलिस्ट, हमारे साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है। हम स्टेनोग्राफर्स नहीं हैं। एक चीज़ और मैं कहूँगी संयुक्ता, सलमान सर की बात से याद आया कि सब होने वाले पत्रकार हैं, तो आप लोग एक बात ज़रूर सुन लीजिए और ध्यान से उसको गांठ बांध के रखिए कि हमारा जो प्रोफेशन है बहुत ईमानदार है। लोग हमको गोदी मीडिया भी बोलते हैं तो हम दिखाते हैं। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें बुरा बुरा बोलते हैं तो हम वो भी बताते हैं। हिंदुस्तान के कई सारी राजनीतिक दल हमें कुछ भी कहते हैं, हम सब कुछ दिखाते हैं। हम उसमें कोई कमी नहीं रखते। हम ये भी बताते हैं कि हमारे ऊपर कितने आरोप लग रहे हैं। तो हमारा प्रोफेशन बहुत ईमानदार प्रोफेशन है। बिल्कुल सर। छोटा सा किस्सा बताना था कि ये समझाने के लिए कि इस देश का आम आदमी कितना सीधा होता है। मेरे पिताजी का किस्सा है। वो एक बार अर्नब गोस्वामी जब टाइम्स नाउ में होते थे, उनका डिबेट शो देख रहे थे और वो बहुत व्यथित थे। उन्होंने कहा कि अरे देखो, स्टूडियो में नीचे आग लगा दी है, क्योंकि वो पट्टी में नीचे आग लगते हुए आता था। फिर उसी दौरान उन्होंने अपना चश्मा उतारा, बोले अरे देखो बेचारे के साथ कितना अन्याय हो रहा है, और बड़ा भावुक होकर बोला उन्होंने कि यार आग लगा दिया, धुआं आ रहा है, बेचारे की आँख से कुछ दिख नहीं रहा है। अब वो बेचारा बार बार चश्मा पोंछ रहा अपना। तो इस देश का आम आदमी बहुत भोला भी है। उसको इस तरह से बेवकूफ़ बनाना हर मीडियम में, मुझे लगता है कि उससे थोड़ा सा हम लोगों को खुद को भी सवाल करना शुरू कर देना चाहिए। और जब हम सवाल शुरू करते हैं तो किसी भी संस्थान को बेहतर बनाने के लिए हम काम करेंगे। बिल्कुल। तो अभी भी मुझे लगता है सवाल वही है कि क्या हम अभी भी टीवी देखते हैं? टीवी शायद बहुत अलग अलग छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स में हो गया। जी सर। जिस तरह से क्षेत्रीय भाषाओं में छोटे छोटे डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए, मालवी में आ गया, बुंदेलखंडी में आ गया है, छत्तीसगढ़ी में आ गया है,
तो उससे क्या टीवी चैनलों को बहुत सारा अंतर पड़ा है, क्योंकि आपके सुनने वाले आपके देखने वाले अलग हो गए, क्योंकि क्षेत्रीय प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे चैनल हैं जिनको बहुत करोड़ों में व्यूज़ मिलते हैं, उतने व्यूज़ आपके साथ आप टीवी चैनल्स को मिलते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि सबके लिए अपना अपना स्पेस है। हर जगह कहीं ना कहीं स्पेस खाली है, उस स्पेस को भरने की कोशिश है। पहले नेशनल न्यूज़ हुआ करते थे, फिर रीजनल हुए, फिर रीजनल से और लोकल हुए, और जितना हम लोग नीचे जाते जाएंगे हर जगह कहीं ना कहीं स्पेस है। तो उस स्पेस को भरने की कोशिश है, मगर सबका अपना अपना दायरा। अखबार अभी भी पढ़े जा रहे हैं, टीवी अभी भी देखे जा रहे हैं, और जो वो एज अ थ्रेट या एज अ कंपटीशन नहीं है नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लोगों को अपने क्षेत्र की लैंग्वेज से बड़ा प्यार होता है, उसको सुनना चाहते हैं, उसको बोलना चाहते हैं। तो जिस तरह से टीवी चैनल्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं अपनी लोकल लैंग्वेज को लेकर, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा रीच हो रही है। नहीं, ऐसा मतलब मुझे नहीं लगता। मुझे इसलिए नहीं लगता है क्योंकि जो रीजनल जो आप बोल रहे हैं कि जो बुंदेली में है, बघेली में है, उनकी लिमिटेशंस हैं। देश में कोई बड़ी घटना दुर्घटना होती है, विदेश में कोई बड़ी घटना दुर्घटना होती है, तो मुझे नहीं लगता कि वो उतनी ऑथेंटिक खबरों को उस तरह से बता सकेंगे। तो उसके लिए तो व्यक्ति टीवी तक आएगा, अखबार तक जाएगा, नेशनल चैनल देखेगा, और प्रदेश की कोई बड़ी घटना के लिए रीजनल देखेगा। तो चुनौती तो नहीं है। ये बात हो सकती है कि वो हाइपर लोकल लेवल पे वहाँ की चीज़ें उन्हीं की लैंग्वेज में बताते हो, क्योंकि अपनी भाषा में कोई बात करे तो सभी को पसंद आता है। सबके लेकिन लिए अपना चुनौती के अपना तौर पे स्थान नहीं है जी। सबके लिए अपनी अपनी जगह है। सिर्फ 5 सवाल हम लेंगे जल्दी से, अगर ऑडियंस में से कोई भी पूछना चाहे। हाँ जी, पूछिए बुलंद आवाज में। आपने जैसे सवाल किया कि आज भी लोग टीवी देखते हैं, मैं टीवी देखना पसंद करती हूँ, अखबार से ज़्यादा मैं टीवी देखती हूँ, फोन से ज़्यादा मैं। बट जब मैं जितने समय से मैं टीवी देखती आ रही हूँ, मैंने देखा है डिबेट डिस्कशन जब होता है या पैनल पे जब लोग बैठते हैं, तो उसका ये उम्मीद करते हैं कि जो वो जिस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी हमें आइडियोलॉजी पता चलेगी, उस सब्जेक्ट पे हमें उनका परसेप्शन पता चलेगा, पॉइंट ऑफ व्यू पता होगा। पर जैसे जैसे ये बदलता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, मैंने देखा है कि लोग बैठे हुए लोग सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, आक्रामक करते हैं। ऐसे में मैं टीवी देखना चाहती हूँ पर मुझे वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, मुझे उनका परसेप्शन नहीं मिलता है। आई एम सीइंग देम फाइटिंग ओवर इट। तो मैं चाह के भी टीवी की तरफ रुक नहीं पाती। आप में से कोई जवाब देना चाहेगा? डिबेट में तो मैं देता हूं बेशक। उसकी वजह यह है कि अब सब कुछ, जैसे अभी से पहले एक बात चली ना संस्थागत क्षरण की, वो सब जगह हो रहा, वो समाज में भी हो रहा। हम पहले दादा दादी से कहानियां सुनते थे, बैठते थे, अब नहीं है वक्त हमारे पास। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, अब न्यूक्लियर फैमिली हो रही। तो कुल मिला के ट्राइबल भी अब अपने अंदाज बदल रहा है। उस संस्थागत क्षरण में हर आदमी अपना वजूद बनाए रखने के लिए, टेलीविज़न के जितने भी पैनलिस्ट आते हैं वो अपने लिए आते हैं, वो टेलीविज़न के लिए नहीं आते। उन्हें भी काट के सोशल मीडिया में इसी माध्यम में ही अपनी पब्लिसिटी करनी है, और उन्हें भी ये कहना हो जो होड़ शायद हो सकता है हमारे यहाँ भी चल रही हो या दिख रही हो वैसी, कि साहब कौन सबसे अच्छा बोला। तो जब कौन सबसे अच्छा बोला वाली होड़ चलती है तो जाहिर है कि वो तेज बोलेगा, वो विषय के खिलाफ बोलेगा, और बोलेगा उसे लगेगा कि वो तेज बोल रहा है तो चिन्हित किया जा रहा है। जबकि जैसे आप गालियां दे रही हैं वैसे 10 और गालियां देते हैं, बल्कि संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अक्सर ये होता है, और ऐसे वक्त में जो भी डिबेट को ऑर्गेनाइज कर रहा हो, एंकर होता है, वो उसमें सूंघना शुरू करता है कि मुझे नंबर आएंगे क्या अगर मान लो ये लड़ते रहे तो वो तब तक नहीं टोकेगा जब तक उसे लगेगा कि हाँ नंबर आ रहे हैं या टीआरपी आ रही है। तो सारा बाजारवाद हावी है बेटा उस पूरे मसले के लिए। इसलिए मतलब मैं खुद भी एक शो करता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत मन लगा के डिबेट का शो देखने की कतई ज़रूरत नहीं। नहीं, और वैसे भी टीवी में स्लॉट होते हैं, डिबेट तो ज़्यादातर शाम को ही शुरू होते हैं। आप न्यूज़ का स्लॉट देखिए। शायद यही वजह है कि अब इडियट बॉक्स में टीवी ना देखकर हम अपने मोबाइल पे छोटे छोटे रील्स देखने लगे हैं। जी, अखबार में किसने सबसे ज़्यादा वक्त? जी सर। देखिए, जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि वो एक फाउंडेशन है। अखबार कभी ख़त्म नहीं होगा। ये कॉकरोच की तरह से है कि दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी तो वही सर्वाइव करेगा। तो अखबार इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो फाउंडेशन है। उसके प्लेटफॉर्म्स डिजिटल भी होंगे, फ़ाइन, लेकिन क्या है कि अगर आप यूएस की तरफ अगर देखें और यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ देखें कि हमसे पहले वो ये युग देख कर आ चुके हैं कि पहले हुआ जब डिजिटल आया तो पहले उधर ही आया, हम तो बाद वाले हैं, पीछे पीछे जाने वाले।
तो वो जो है वो दौर से सरवाइव करने के बाद अब क्या हुआ कि वो लॉन्ग रीड के प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि लोग जब सैचुरेशन के पॉइंट पे आ गए, जब वो रील्स से जो है दिल भर गया, जब वो बाकी कंटेंट से भर गया, तो अब क्या हुआ कि आदमी की जिज्ञासा है कि शुरू में शौक में, खुशी में और मज़ा आ रहा है मैं देखा, लेकिन उसके बाद उसके दिल के अंदर एक ह्यूमन साइकोलॉजी ना कि भाई इन सब के बीच में रियलिटी क्या है, तो आखिर तथ्य क्या है, सीरियस कहाँ पे मुझे मिलेगा कंटेंट, कैसे मैं जान पाऊंगा किसी मुद्दे को। स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो ये रील देखकर तो अपने ज्ञान को नहीं बढ़ा सकते ना, तो दे रिजॉर्ट टू अल्टीमेटली व्हाट, न्यूज़पेपर। तो अमेरिका में उसका थोड़ा सा स्वरूप बदला है, जैसे कि उन्होंने बताया सब्सक्रिप्शन वाला, तो सब्सक्रिप्शन वाला एक दौर आया, लेकिन क्या है कि लॉन्ग रीड के पहले हमें कहा गया कि साहब 150 वर्ड की कॉपी लिखनी है, उसके लिए ट्रेनिंग करने के लिए लंदन जाना पड़ा था कि 150 वर्ड की कॉपी कैसे लिखनी है वेबसाइट के लिए, उसकी ट्रेनिंग हो रही थी। अब ये दौर आ गया है कि अब लॉन्ग रीड की स्टोरीज मांगते हैं, 5000 वर्ड्स, 4000, जिसमें आप इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं, आप लोगों से बात करके, और लोग वो पढ़ना चाहते हैं क्योंकि वो जानकारी चाहते हैं। ये हो गया, ये मज़े के लिए हो गया, मनोरंजन के लिए हो गया, 20 सेकंड का हो गया, 30 सेकंड का हो गया, 60 सेकंड का हो गया, लेकिन अल्टीमेटली जिज्ञासा जो है ना इंसान की, वो वापस उसको वहीं खींच कर लाएगी। इसलिए अखबार का भविष्य जो है वो रहेगा। और आज 200 साल पुराने अखबार पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये भी याद। वाकई में, और वो अखबार जो 1-1.25 साल से ज़्यादा चल भी नहीं पाया था, लेकिन उसने जो अलग जगाई, अगर अभी भी वो उस तेज़ के साथ है। जी पूछिए। एक मिनट, यहाँ एक सवाल पूछ रहे हैं, इसके बाद आप पूछ लीजिएगा। जी कॉमन सेंस इज नॉट दैट ये तो आप जनता है, आप ही बताइए। है ना? हाँ, ये तो आप जनता है, आप ही बताइए भाई। देखिए, दुनिया में सब तरीके की चीज़ें हैं, कौन सी आदमी को क्या पसंद आ रही है, और जिसको जो पसंद आ रहा है, बेसिकली एक एल्गोरिदम की जिसकी बात कर रही थी ना, वो है। हम लोगों को वैसा प्रवृत्त कराया जा रहा है। दुनिया के सारे देशों में टेक्नोलॉजी के मार्फत ऐसे बदलाव आ रहे हैं कि जिस तरीके से सरकारें हमको जैसा बनाना चाहती हैं वैसा बनाती जा रही हैं। ये जो हमको सस्ता डाटा मिल रहा है हमारे देश में और महंगा पेट्रोल मिल रहा है, तो उसकी वजह वही है कि हमको जैसा सरकारें, दुनिया की सारी सरकारें बनाना चाह रही हैं, हम वैसे बनते जा रहे हैं। हम कुछ और नहीं देख रहे हैं। वो जैसा हमको चाहती, जैसी थिंकिंग, जैसी सोच हमारी बनाए, और हम जो 5 साल में एक बार जो आधे घंटे का दस्तूर करने जाते हैं ना, उस दस्तूर के काबिल हमको बना दें कि हम जब दस्तूर में बटन दबाएं तो हम कुछ और ना दिखे, जो हमको दिन भर पूरे 24 घंटे जो दिखाया जाता वैसे बन जाए। तो हम लोग को वैसा बनाया जा रहा है। जैसे अभी हम लोग को जब कोविड आया था, तो कोविड में जिस तरीके से बैंड बनाए गए थे या आरोग्य सेतु बनाए गए थे, तो युवाल नोआ हरारी, आप उनको पढ़ा करिए, बहुत अच्छे इतिहासकार हैं जिन्होंने इतिहास को बिल्कुल नए तरीके से लिखा है। तो उन्होंने कहा कि अब कुछ दिनों में, आने वाले वक्त में ऐसा बैंड भी आ जाएगा कि वो सरकारें हाथ में लगा देंगी और हम जैसा देखेंगे उसको रिकॉर्ड करेंगी कि हमको कांग्रेस देखने में मज़ा आता है कि बीजेपी देखने में मज़ा आता है। तो फिर वो देख लेंगे कि इस बेल्ट में कुछ लोग ऐसे हैं, उनको ठीक करना है, तो उनको ठीक किया जाएगा। तो टेक्नोलॉजी की मदद से सरकारें लंबे समय तक सरकारों में बनी रहना चाहती हैं। तो उसी सब का जरिया है मोबाइल, जो बहुत सस्ता हो गया है। मोबाइल सस्ता हो गया, डाटा सस्ता हो गया है, और उस तरीके से सारी चीज़ें फैलाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं। और फिर इस मोबाइल ने बहुत कुछ को बदला है। टेलीविज़न को चुनौती नहीं दी है, अखबारों को चुनौती दी है, बैंकों को चुनौती दी है, नौकरियों को चुनौती दी है। तो ये मोबाइल ने बहुत दुनिया बदली है। तो और दुनिया बदलने का सबसे बड़ा कारण वो इंटरनेट की एक्सेस है, जो हम लोगों को बहुत सस्ता मिल रहा है। और हर चीज़ के पीछे एक मकसद होता है, तो आप उस मकसद को पहचानिए और अपने आप को बचाइए, ज्ञान की तरफ बढ़िए। इसमें सिर्फ जानकारी मिलेगी जो झूठी होगी, सच्ची होगी, मगर ज्ञान, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क करना सीखना पड़ेगा आपको। नॉलेज आपको किताबों में मिलेगा, नॉलेज आपको अखबारों के संपादकीय और संपादकीय पन्नों पर मिलेगा, इनमें नहीं मिलेगा। थैंक यू सर। एक सवाल जो आप में से कोई, जी ये आखिरी सवाल होगा। आपकी बात का जवाब देने से पहले विंग्स में मुझे आरती मैम दिखी, वो हमारी लाइब्रेरियन होती थी, और उस दौरान हमने कहा कि अपने विश्वविद्यालय से कि 24 घंटे लाइब्रेरी खुली रहनी चाहिए, और इनको हमने बहुत तंग किया।
मैं उस सवाल पर इसलिए ये आपको उदाहरण दिया, एक तो नज़र भी पड़ी और ब्रजेश दादा की बात को आगे बढ़ाते हुए कि क्यों किताबें ज़रूरी हैं। तो उस दौर में भी वो इतनी प्रासंगिक थी, एक पुस्तकालय और किताबें। उस दौर में भी अखबार उतने ही प्रासंगिक थे जब हमने शुरुआत की थी। जब डॉस पे कमांड देना होता था कि वाई और एन में अगर कुछ गलत हो गया तो पूरी कॉपी चली जाती थी। जब मैं बम्बई में होता था स्टार न्यूज़ में, तो इन लोगों की कॉपियाँ फैक्स से आती थी। गुस्सा भी आता था कई बार, फैक्स क्लियर नहीं होता था कि क्या है यार, समझ में नहीं आ रहा, कैसे लिखूँ, कैसे ठीक करूँ कॉपी को, तो वो भी गुस्सा आता था। उस दौर से चलते चलते हम इस डिजिटल युग में पहुँचे जहाँ इस फ़ोन से मैं पावर डायरेक्टर में एडिट भी कर लेता हूँ, शूट भी कर लेता हूँ, अपलोड भी कर देता हूँ, तो तमाम चीज़ें इस पे भी कर लेता हूँ। लेकिन कहने का मतलब ये था कि जो मूल था, यानी जो पढ़ाई थी, जो सीखने की ललक थी, वो वैसे ही बरकरार रहा, बस माध्यम बदलते गए, वो ज़रिया बदलता गया। आप अपनी माँ को किसी भी भाषा में कहेंगे, माँ का वो प्रेम माँ ही रहेगा, कोई दुनिया का एआई उसको बोल नहीं सकता, ठीक है। तो ये जो तमाम चीज़ें आ रही है ना, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे फलाना हो, चाहे ढिमकाना हो, वो एक दूसरे के पूरक हैं। जैसा सुशील सर ने कहा कि वो जो क्षेत्रीय भाषाओं की बात कर रहे थे, सारी चीज़ें पूरक हैं, क्योंकि हम भी अपने जो हमारे साथी बुंदेली में काम कर रहे हैं, बघेली में काम कर रहे हैं, उनसे कुछ सीखते हैं। जैसे बांग्ला या मराठी भाषाओं में जो जैसे मराठी में अभंग गाया जाएगा या बांग्ला में कोई और श्यामा संगीत गाया जाएगा, तो तमाम चीज़ों को आपने देखा होगा कि नए नए अलग अलग रूपों में उसको पिरोया जाता है, सीखते हैं हम, नई चीज़ें देखते हैं। वैसे ये तमाम चीज़ें बढ़ती रहेंगी, तो किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, सब एक दूसरे के पूरक हैं और ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है। थैंक यू। और कोई सवाल? ये आखिरी एक ही सवाल अब हम ले सकते हैं, तो ऐसा कोई सवाल जो नहीं पूछा गया हो? आपका क्या सवाल था? सब सवाल बताओ जल्दी से। ये सवाल हम ले लेते हैं। आपको तो पैनलिस्ट बाहर भी मिल जाएंगे क्योंकि एक और सेशन हमें शुरू करना है। आप में से कोई जवाब देना चाहेगा? हाँ, विद्यार्थी जो बेटा, मैं एक बहुत व्यवहारिक सलाह दूंगा कि हम लोग भी जब निकले माखनलाल से पढ़ के ना बहुत साल पहले, तो ये जब उस वक्त ये भाव रहता है कि साहब जाऊंगा और क्रांति करूंगा, मतलब जाने के बाद ही सरकार गिराऊंगा या जाने के बाद ही क्रांति हो जाएगी। अव्वल तो ये होगा नहीं। वो कैसे नहीं होगा, मतलब बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, वो ऐसे नहीं होगा कि आपका डेस्क इंचार्ज से लेके 8-10 लोग आपको गवर्न कर रहे होंगे, फिर डेस्क इंचार्ज को 8-10 लोग गवर्न कर रहे होंगे, फिर होते होते वो सीनियर एडिटर तक की पोजीशन तक के लोग गवर्न कर रहे होंगे। और उनको इतना ज़्यादा विद्वता का बोध होता है उन लोगों को, मतलब संपादक बनते ही एक जो सबसे पहली चीज़ आती है वो ये आती है कि साहब सबसे ज़्यादा ज्ञानी मैं हूँ। तो वो अपने हिसाब से लाइन देगा आपको, आपकी क्रेडिबिलिटी आप तर्क करेंगी तो भी नहीं होगा। वो जो क्रिकेट का हमने उदाहरण दिया, वो आपको धीरे धीरे बनाना पड़ेगा मार्जिन के साथ। इतना कसे हुए माहौल में अब मैं एक लाइन लूँगी, मतलब मैं अफोर्ड कर सकती हूँ अब कि मैं इस तरह का जर्नलिज्म करूँगी, मुझे अनुराग की तरह जर्नलिज्म करना है, मैं अब अफोर्ड कर सकती हूँ। तो वो सवाल आपको धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस ही सिखा देगा वहाँ रहते रहते। अभी अगर मैं 2+2 = 4 बताऊँ ना, तो वहाँ जब आप जाओगी तो 6 - 2 = 4 बताएंगे वो लोग। प्रवीण सर को एक बात जोड़ देता हूँ, चूँकि प्रवीण सर बहुत लिखते पढ़ते हैं और बहुत दिनों से, तो डॉक्टर राहिर मासूम रज़ा का एक उपन्यास है नीम का पेड़। तो जब ज़मींदार उनको मारता है तो वो कहते हैं, उनके घर के बाहर एक नीम का पेड़ रहता है, तो कहते हैं कि बकिया नीम के पेड़ के छावे भर ज़मीं रही ज़मींदार तो हमहू रही मियाँ सामिन। तो वो अपने नीम के पेड़ की छाँव भर की ज़मीन की बात कर रही हूँ बच्ची। मुझे लगता है कि उसको इस बारे में तालियाँ तो ज़रूर देनी चाहिए। हाँ नहीं, और जो विश्वसनीयता आएगी वो आपकी पढ़ाई लिखाई कंटेंट से आएगी, तो उस पर हमेशा फोकस रखिए। किसी भी मीडिया में काम करिए, अखबार में, डिजिटल में, टीवी में, कहीं भी काम करिए, विश्वसनीयता आपके नॉलेज से आएगी। आप जब अपनी कॉपी लिखोगी तो उस कॉपी को लोग ढूंढ ढूंढ के पढ़ेंगे। तो लाइब्रेरी जाइए कुल मिला के। आरती मैम छुपी बैठी है वहाँ पर, उनके पास ज़रूर जाइएगा। बस इसी के साथ इस सत्र को भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं और चलते चलते बस इतना ही कहूँगी
जो एक बबल की बात की थी ब्रजेश सर ने, वाकई में हमें अगर ये लग रहा है कि हम बिना पढ़े लिखे भी तो हम इतना कुछ जान रहे हैं उन रील्स के ज़रिए जिन्हें हम रोज़ देखते हैं, घंटों घंटों देखते हैं, दरअसल वो हमें दिखाया जा रहा है, यही एल्गोरिथम है। और आने वाले समय में एआई इसे और पुरजोर तरीके से आपको दिखाएगा। तो सही और गलत में फ़र्क आप तभी कर पाएंगे जब आप पढ़े लिखे होंगे, आप पढ़ेंगे। तो उस पढ़ने की आदत को मत छोड़िए, उस पढ़ने की आदत को मत भूलिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। वैसे कागज़ कलम से अगर लिख सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो अपने लैपटॉप पर लिखिए, डेस्कटॉप पर लिखिए, मोबाइल पर लिखिए, लेकिन लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, तभी एक पत्रकार के तौर पर भी आप जीवित रहेंगे। वरना जैसा कि हम शुरू में भी कह रहे थे, जितनी जनसंख्या है उतने ही पत्रकार हैं, क्योंकि जिसके भी हाथ में मोबाइल है वो आज के समय में एक पत्रकार है। डिजिटल का युग है, अच्छा युग है, इसे एंजॉय भी कीजिए, लेकिन हाँ, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का एक बार फिर, और आप सबका भी इतने अच्छे ऑडियंस बनने के लिए।